नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए हम यहाँ पे बात करने वाले हैं पीजीडीसीए सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत जो हमारे चारों सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही हम देखेंगे उनके सॉल्यूशन के। यानी कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण का काम करेगा। यानी रिवीजन आप समझ सकते हैं इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, और डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। तो हम यहाँ पे देखेंगे चारों सब्जेक्ट, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे आईटी टेंथ पहला सब्जेक्ट है, आईटी टेंथ एंड टेक्नोलॉजी। ये पीजीडीसीए डीसीए दोनों में मिलता है। एक दो यूनिट आपकी चेंज यहाँ पे, तो उनको हम अलग से देख लेंगे। उसके बाद है इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग मिल जाता है, ये भी आपका डीसीए और पीजीडीसीए दोनों में मिल जाता है। फिर डीटीपी विद पेज मेकर मिल जाता है, ये भी आपको डीसीए में और पीजीडीसीए में दोनों में मिल जाता है। इसके अलावा अगर आपको डीटीपी नहीं लेना है तो इसके ऑप्शनल में आपको मिल जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली। साथ ही आपको चौथे सब्जेक्ट के रूप में मिल जाता है मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रा, प्रीमियर एंड साउंड फोर्ज, और इसके ऑप्शन में मिल जाता है प्रोग्रामिंग विद ASP.NET। तो यहाँ पे हम जो है लगभग लगभग सभी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, परंतु जिनके सब्जेक्ट जो है वो उसी को पढ़ेगा। जैसे आईटी टेंस है, इंटरनेट है और डीटीपी और मल्टीमीडिया, ये चार सब्जेक्ट हो सकते हैं किसी के। किसी का डीटीपी के बदले में फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली हो सकता है, और किसी का मल्टीमीडिया के बदले में प्रोग्रामिंग विद ASP.NET हो सकता है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे शुरुआत, यानी कि आईटी टेंस है तो जो सब्जेक्ट आपका होगा पहला सब्जेक्ट, इसमें हम चारों पांचों यूनिट के बारे में कवर करेंगे सारी चीज़ें। तो हर एक यूनिट के अंतर्गत आपको लगभग 4 से 5 6 इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, और उनके सॉल्यूशन भी मैं समझाऊंगा किस प्रकार आपको आंसर लिखना है मेन एग्जाम में। क्योंकि इसका थ्योरी पेपर आप देख सकते हैं 80 मार्क्स का होता है, और इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, ठीक है। साथ ही इसमें इंटरनल होता है, तो टोटल मिलाकर यहाँ पे 100 मार्क्स होते हैं। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है पहला, हम उसको शुरू करते हैं। चलिए, पहले सब्जेक्ट के अंतर्गत जो यूनिट है वो टोटल मिलाकर हमको मिल जाती है 5 यूनिट के अंतर्गत हम देखें तो पहली यूनिट में आपको देखने को मिल जाता है कौन सा, ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के साथ में देखने को मिलेगा आपको साइबर सिक्योरिटी, यानी कि पहले आपको ई गवर्नेंस से रिलेटेड चीज़ें पढ़ना है, फिर साइबर सिक्योरिटी से। तो इन्हीं से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके मेन एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, उनको हम यहाँ पे बात करेंगे और उनके सॉल्यूशन की, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। अब यहाँ जो मैं आपको समझाऊंगा एक ओवरव्यू समझाऊंगा, पूरा डिटेल में हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। मैं एक आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा। आपको मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ। आपको जाना है सीधे यूट्यूब में, और यूट्यूब में जाने के बाद आपको क्या करना है, जो यूट्यूब चैनल है आप देख सकते हैं सरकारी स्टडी बेस्ड एजुकेशन, जिसमें आप अभी वीडियो देख रहे हैं, इसमें आपको जाना है प्लेलिस्ट में। और प्लेलिस्ट में जब जाओगे तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है टोटल वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे, प्रैक्टिकल मेन एग्जाम सारी चीज़ें। और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा, देखिए मेन एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे हाउ टू सॉल्व एग्जाम पेपर, मेन एग्जाम जो है उसको आपको देख लेना है। फिर उसके बाद आप देखोगे तो आपको फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर पहले जो है मतलब पहले सेमेस्टर की चीज़ें देखने को मिलेगी। हम बात कर रहे हैं किसकी, सेकंड सेमेस्टर की। तो यहाँ पे देखिए प्लेलिस्ट में जाओगे तो इसी के नीचे, मतलब ये जो पीजीडीसीए डीसीए फर्स्ट सेम है इसके साइड में ही आपको देखने को मिलेगा सेकंड सेमेस्टर। तो यहाँ पे आप जाओगे तो देखिए आपको देखने को मिलेगा आईटी टेंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर उसके बाद इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग। फिर अगर डीसीए वाले हैं तो इंटरनेट एंड ई कॉमर्स भी उनका, डीटीपी है कंप्लीट रूप से, फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली है, कोरल ड्रा है, उसके अलावा मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रा, प्रीमियर और साउंड फोर्ज है, और ASP.NET। तो ये सारे सब्जेक्ट आपको एक लाइन से यहाँ पे मिल जाएंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी सब्जेक्ट है उसको आप देख सकते हैं। और यहाँ देखिए जो सब्जेक्ट आप देखोगे उसको कंप्लीट इस प्रकार कर लिए नहीं करे, वो सारी चीज़ देखेगी। और उसके बाद आपको क्या करना है, टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो चुके होंगे तो वहाँ से आप जो है PDF को डाउनलोड कर लीजिए लिंक पर क्लिक करके। तो उससे क्या होगा, आप जो भी वीडियो देखे हो उसका रिवीजन के लिए, आप जो रिवीजन नहीं कंप्लीट रूप से कॉन्सेप्ट के लिए आप इन PDF को पढ़ सकते हैं। और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो देखिए नीचे आपको नंबर दिया है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, ई गवर्नेंस क्या है, इसके प्रकार को समझाइए, ठीक है। जिसमें प्रकार तो हम देख सकते हैं, प्रकार में ई गवर्नेंस के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, तो वो हम देखेंगे आगे चल के। साथ ही कुछ चीज़ें पूछा है, जैसे ई डेमोक्रेसी क्या होती है, डिजिटल सर्विसेज क्या होती है, और PPP मॉडल यानी ट्रिपल P मॉडल क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो इन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं ई गवर्नेंस की। तो ई गवर्नेंस क्या है, ई गवर्नेंस देखिए, गवर्नेंस का मतलब क्या हो जाता है, प्रशासन, यानी कि सरकारी जितनी भी सेवाएं होती है वो जनता तक पहुंचना, यानी पब्लिक तक या अन्य जो भी संस्थान है, बिजनेस है, एम्प्लॉय है, उनके तक जो भी प्रशासन है यानी कि गवर्नमेंट है उससे रिलेटेड सेवा या कम्युनिकेशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। पर ये कम्युनिकेशन मैनुअली ऑफलाइन भी देखने को मिल जाता है। पर बात हो रही है किसकी, ई की, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक की। तो जब सर्विसेज यानी कि
जो गवर्नमेंट की सर्विसेज है या गवर्नमेंट बातचीत करना चाहती है वो किसके माध्यम से हो रहा है? कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से। तो जहाँ भी कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग कर लिया जाता है उसके सामने जुड़ जाता है ई, यानी इलेक्ट्रॉनिक। और क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, यानी कि ई गवर्नेंस। तो इसका मतलब सूचना एवं संचार तकनीक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जो कम्युनिकेशन है उसका प्रयोग करते हुए जो आपके सिटीजन हैं, नागरिक है, बिजनेसमैन हैं और अन्य सरकारी संस्थाओं के साथ संपर्क करना और उनके मध्य सेवाओं का आदान प्रदान करना। और ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती किसके अंतर्गत? ई गवर्नेंस के अंतर्गत। ठीक है, तो हम सिंपल समझ सकते हैं सरकारी सेवाएं और कम्युनिकेशन के लिए जब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग कर लिया जाता है तो उसे हम बोल देते हैं ई गवर्नेंस। इसे डिजिटल शासन भी बोला जाता है। डिजिटल शासन का मतलब क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉनिक रूप से आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप देखोगे तो इसे इलेक्ट्रॉनिक शासन भी बोला जाता है, जिसके अंतर्गत आपको ट्रांसपेरेंसी देखने को मिल जाती है, पारदर्शिता, अकाउंटेबिलिटी मिल जाती है जिसे हम उत्तरदायित्व बोलते हैं, इफिशियंसी यानी प्रभावशीलता मिल जाती है। ठीक है, साथ ही नागरिकों की भागीदारी आप देख सकते हैं, मतलब इसमें जो नागरिक है वो ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं क्योंकि डायरेक्टली सेवाएं आसानी से पहुंच जाती है। अब ई गवर्नेंस के टाइप्स की बात करें तो ई गवर्नेंस के अंतर्गत कुछ विभिन्न टाइप्स मिल जाते हैं। जैसे अगर गवर्नमेंट से सिटीजन तक सेवाएं या कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो कहलाती है G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन। अगर मान लो यहाँ पे गवर्नमेंट के अंतर्गत एम्प्लॉई है, सरकारी सेवाओं में जो रहते हैं, तो गवर्नमेंट से एम्प्लॉय के मध्य कम्युनिकेशन हो रहा है, सेवाओं का आदान प्रदान हो रहा है, तो क्या कहलाएगा वो? G2E, यानी गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। इसके अलावा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, यानी एक मंत्रालय से गवर्नमेंट के दूसरे मंत्रालय में अगर कम्युनिकेशन हो रहा है, सेवाओं का आदान प्रदान हो रहा है, तो उसे हम बोल देंगे G2G, यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। इसके अलावा बिजनेस है, बहुत सारे व्यवसाय है। ठीक है, तो व्यवसाय इकोनॉमी उसी से चल रही है, तो यहाँ पे आप देखोगे गवर्नमेंट टू बिजनेस यानी कि G2B देखने को मिल जाता है। तो चार प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पे ई गवर्नेंस के। पर मुख्य रूप से अगर देखें तो इसमें हमको और कैटेगरी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए जो सिटीजन है और एम्प्लॉई आप देख सकते हैं वो इंडिविजुअल कहलाते हैं। इसके अलावा आप देखिए आपको गवर्नमेंट और एम्प्लॉई आपको इंटरनल रूप से कम्युनिकेशन देखने को मिल जाता है। पर सिटीजन और बिजनेस कैसे हो जाते हैं? आपको देखने को मिल जाते हैं कैसे? एक्सटर्नल। और साथ ही बिजनेस और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की श्रेणी में आ जाते हैं। चलिए मुख्य रूप से तीन प्रकार और देख लेते हैं जो स्पेशली पूछा गया है। तो पहला पूछा ई डेमोक्रेसी। ई डेमोक्रेसी क्या है? तो यह नागरिक शासन, यानी कि जो नागरिकों का शासन होता है, गवर्नेंस होता है, उस प्रोसेस में भाग लेने के लिए एक डिजिटल माध्यम है। यानी कि हम सीधे बोल सकते हैं कि ऑनलाइन वोटिंग है, पब्लिक ग्रीवियंस है, जन सुनवाई है, ऑनलाइन सर्वे वगैरह होते हैं, सामाजिक सोशल मीडिया हम देख सकते हैं, नागरिकों की सहभागिता। आज की डेट में कुछ उसका मिसयूज़ भी करते हैं, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। यानी कि इसके अंतर्गत सरकारी जो सरकार है नागरिकों को ऑनलाइन माध्यम से सूचना प्रदान करती है, उनकी राय मतलब जो सर्वे है, फीडबैक, ये सारी चीज़ लेती है ताकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती है उसको सुधारने में मदद मिल सके। तो ये सारी चीज़ कहलाती है ई डेमोक्रेसी, ई लोकतंत्र। ठीक है, इसके अलावा इसके लाभ आप देख सकते हैं, पारदर्शिता बोले ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, नागरिकों की भागीदारी बढ़ती है। साथ ही आप देखोगे डिजिटल सर्विसेज की बात करें तो डिजिटल सर्विसेज के अंतर्गत हम देखें तो नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करना डिजिटल सेवाओं के अंतर्गत आ जाता है, जैसे कि मोबाइल ऐप के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, डिजिटल प्लेटफॉर्म और जो आपके पोर्टल्स वगैरह है उसके माध्यम से यहाँ देखने को मिल जाती है डिजिटल सेवाएं। इसके अलावा इसमें वो कुछ उदाहरण है, जैसे डिजी लॉकर। डिजी लॉकर आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको रखने का एक स्टोरेज है, जैसे गूगल ड्राइव। तो ऐसे ही गवर्नमेंट का है डिजी लॉकर, जिसमें आपको 1 GB तक का स्पेस मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ई हॉस्पिटल, आधार कार्ड से रिलेटेड सर्विसेज है, ऑनलाइन आपको जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र देखने को मिल जाता है, जीएसटी पोर्टल आपको देखने को मिल जाता है, पासपोर्ट सेवा, ये सब जो है डिजिटल सेवाओं की श्रेणी में आ जाते हैं, जिनके द्वारा नागरिकों को डिजिटल रूप से सेवाएं प्रदान की जाती है। अब इसमें फ़ायदा क्या है? समय और पैसा जो दोनों बचता है, यानी कि समय पैसा क्यों? कहीं जाना आना है उसको जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको जगह पे वो चीज़ें मिल जाती है और जगह पे मिल गई है तो जाने का समय बच गया। ठीक है, साथ ही 24 घंटे सेवाएं उपलब्ध रहती है, सातों दिन। भ्रष्टाचार में कमी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। फिर देखने को मिलता है 3 नंबर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी आपको ट्रिपल पी देखने को मिल जाता है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा सरकारी और निजी क्षेत्र मिलकर क्या करते हैं? सेवाएं प्रदान करते हैं। सरकार बुनियादी ढांचा देती है, निजी कंपनियां तकनीक और प्रबंधन सहयोग करती है। यानी कि हम देख सकते हैं सीधे पब्लिक प्लस प्राइवेट, दो लोग मिलकर, पब्लिक प्लस जो
मतलब एक प्रकार से पब्लिक पब्लिक बोले तो सार्वजनिक और प्राइवेट बोले तो निजी, तो दोनों के द्वारा मिलकर अगर कोई चीज़ चलाई जाती है, जैसे पब्लिक के द्वारा मतलब जो सार्वजनिक है, सार्वजनिक के द्वारा जो नीति है, वो जो मैनेजमेंट वो सारी चीज़ कर लिया और यहाँ से फाइनेंस प्रोवाइड कर दिया, तो दोनों के द्वारा यहाँ पे उस इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाया गया, तो इसी स्थिति को क्या कर देते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो यहाँ पे आप CSC देखे होंगे, कॉमन सर्विस सेंटर, जिसके अंतर्गत आपको जो छोटी मोटी सर्विसेज है सारी चीज़ प्रोवाइड की जाती है, ये किसके माध्यम से चल रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसके अलावा डिजी लॉकर की बात करें, जिसमें आपको गवर्नमेंट का डाटा देखने को मिल जाता है और प्राइवेट रूप से उसका क्लाउड यानी स्टोरेज देखने को मिल जाती है, दोनों के सहयोग से क्या चल रहा है, डिजी लॉकर। और डिजी लॉकर चल रहा है तो किसको मिलता है ये फ़ायदा, ये मिलता है पब्लिक को। इसके अलावा रेलवे टिकट बुकिंग के अंतर्गत देखेंगे तो IRCTC के साथ जो है निजी कंपनी या निजी एजेंसियों का सहयोग देखने को मिल जाता है, जिसमें IRCTC मतलब इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म एंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है IRCTC, रेलवे टिकट बुकिंग, कैटरिंग की सेवाएं, टूरिज्म की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है IRCTC के अंतर्गत। इसके अलावा देखिए सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिल जाता है, तकनीकी दक्षता यानी कि इसकी जो कैपेसिटी है वो देखने को मिल जाती है, निवेश और संसाधनों का साझा उपयोग शेयरिंग कर सकते हैं, तो ये PPP के अंतर्गत आपको चीज़ें देखने को मिल जाती है। अब ये पूरा डिटेल में आपको कंप्लीट वीडियो में देखने को मिल जाएगा। निष्कर्ष हम देख सकते हैं जो ई गवर्नेंस है वो एक प्रकार की आधुनिक शासन प्रणाली है जो डिजिटल तकनीक यानी टेक्नोलॉजी के उपयोग से प्रशासन को पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंसी, उत्तरदायित्व यानी कि अकाउंटेबिलिटी, प्रभावशीलता, इफिशियंसी बनाती है। इसके अलावा इसके विभिन्न प्रकार हमने देखे जो अलग अलग प्रकार के हैं और कुछ टाइप्स उसके हमने अलग टाइप से भी देखे हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, जब ई गवर्नेंस की बात की जाती है तो कोई ना कोई माध्यम से ई गवर्नेंस की सेवाएं प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पे बात की जा रही ई गवर्नेंस से रिलेटेड विभिन्न वेबसाइट की और ई गवर्नेंस से रिलेटेड विभिन्न मोबाइल एप्लीकेशन की, तो कौन कौन से हैं, जैसे कि उदाहरण के रूप में उमंग एप्लीकेशन है, डिजी लॉकर है, तो इनके अलावा भी बहुत सारे हैं, तो हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखिए ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए कई वेबसाइट्स, मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किए गए हैं और समय समय पर विकसित किए जाएंगे आपकी ज़रूरत के हिसाब से। तो यहाँ पे ये पोर्टल जो है पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी, फैसिलिटी, सर्विसेज, आसान रूप से पहुँच सुनिश्चित करते हैं। तो यहाँ मुख्य रूप से उमंग देखें, उमंग काफ़ी फेमस है, जिसका मतलब हो जाता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। तो यहाँ जो है मोबाइल ऐप है, साथ में इसका जो है आपको पोर्टल भी देखने को मिल जाता है, जैसे www.web के रूप में देखने को मिलेगा umang.gov.in, ठीक है। तो ये दोनों ही रूप में यानी कि ये iOS में भी मिल जाता है, एप्पल फ़ोन में, और ये एंड्रॉयड में भी मिल जाता है। इसके अलावा इसमें हम देखेंगे तो शुरुआत में बहुत कम सेवाएं थी, यहाँ पे अब 1400 प्लस सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलती है, चाहे वो किसी भी प्रकार की सेवा हो, ठीक है, एम्प्लॉय को हो या फिर स्कूल की हो या जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड बिजनेस हो, सारी चीज़ों की सेवा यहाँ पर मिल जाती है, जैसे EPFO है, पैन कार्ड सेवा है, पासपोर्ट सेवा है, डिजी लॉकर है, गैस बुकिंग है, इनकम टैक्स है, इससे रिलेटेड जितनी भी सेवा हो सब 1400 प्लस सेवा यहाँ पर देखने को मिल जाती है। डिपार्टमेंट यहाँ पे 20 से अधिक सरकारी जो विभागों की सेवाएं, डिपार्टमेंट की सेवाएं यहाँ पर देखने को मिल जाती है। दूसरा जो प्लेटफॉर्म है उसका नाम है डिजी लॉकर, और डिजी लॉकर जो है मुख्य रूप से क्या करता है, डिजिटल रूप से जो आपके डॉक्यूमेंट है उसको स्टोर करता है, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है, मार्कशीट है, कुछ को वो वहीं से सिंक कर लेता है। मैंने इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाया, उसको आप देख लेना। ई डॉक्यूमेंट को सरकारी पहचान यानी कि ई वेरीफाइड कर लेता है, ठीक है, गवर्नमेंट। और ये जो है ऑल इंडिया परमिट है, यानी कि अगर आपके पास ऑफलाइन डाटा नहीं है यानी कि डॉक्यूमेंट की कॉपी नहीं है तो आप सीधे डिजी लॉकर का डाटा दिखा सकते हैं, ये वेरीफाइड है गवर्नमेंट की तरफ से। डिजिटल इंडिया के तहत 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। ऐप के साथ साथ इसमें वेबसाइट भी है www.digilocker.gov.in, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हर एक एप्लीकेशन का जो है मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु का मतलब हो जाता है कोविड-19 संबंधी स्वास्थ्य अलर्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। संक्रमित व्यक्तियों की ट्रैकिंग यहाँ पे देखने को मिली थी और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। तो यहाँ देखिए मोबाइल ऐप देखने को मिल जाता है, साथ में इसका पोर्टल भी है arogysetu.gov.in। तो ये आरोग्य सेतु का आप देख सकते हैं, मैं सुरक्षित, हम सुरक्षित और भारत सुरक्षित। जब ये सब सुरक्षित हो जाएंगे तो भारत खुद ब खुद सुरक्षित हो जाएगा, ठीक है। अगर एक व्यक्ति सोचे खुद में कि मैं सुरक्षित, तो मैं सुरक्षित में भी बहुत कुछ काम हो जाता है, परंतु कुछ लोग खुद से सुरक्षित नहीं रहते तो उनको करना पड़ता है, तो हम सुरक्षित भी रहना चाहिए, ठीक है। तो हमको ये उद्देश्य लेकर चलना होगा।
फिर नेक्स्ट मिल जाता है भीम, बोले तो भारत इंटरफेस फॉर मनी, एक प्रकार यूपीआई आप देख सकते हैं, भीम यूपीआई तो आप यूज़ करते होंगे, ठीक है, यूपीआई यूज़ करते होंगे, एनपीसीआई के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, मोबाइल ऐप भी देखने को मिल जाता है और इसकी वेबसाइट भी है bhimupi.org.in। यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान यहाँ पे मिल जाता है और ये एंड्रॉयड मोबाइल के अलावा छोटे फ़ोन में भी चल जाते हैं, ठीक है, फीचर फ़ोन जो होते हैं, बैंक ट्रांसफ़र, क्यूआर कोड की पेमेंट, ये सारी चीज़ हमको मिल जाती है। फिर नेक्स्ट मिलता है आपको नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, एनडीएचएम या आभा हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो आभा के तहत आयुष्मान भारत हेल्थ अभियान इसको बोल सकते हैं हम। इसमें आपको हेल्थ से रिलेटेड जितने भी क्रेडिट्स है वो सारी चीज़ उसमें आपके रिकॉर्ड है उसमें रखे जाते हैं, ठीक है। डिजी लॉकर के अंतर्गत ये फैसिलिटी मिल जाती है। अगर आपको उसको बनाना सीखना है तो आप मुझे बता सकते हैं। मोबाइल ऐप देख सकते हैं आप इसमें, और इसके अंतर्गत हेल्थ आपको healthid.ndhm.gov.in ये पोर्टल का साइट मतलब जो लिंक है वो देखने को मिल जाता है, यूआरएल। हेल्थ आईडी यहाँ पे मिल जाती है, डिजिटल हेल्थ आईडी और मेडिकल रिपोर्ट और डॉक्टर अपॉइंटमेंट यहाँ देखने को मिल जाते हैं। फिर नेक्स्ट है सीएससी पोर्टल, csc.gov.in, कॉमन सर्विस सेंटर इसे बोल देते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से रिलेटेड डिजिटल सेवाएं हो जाती है, जैसे आधार, पेंशन, बैंक, जन्म प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें। फिर एम परिवहन, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड मोबाइल ऐप और परिवहन.gov.in देखने को मिल जाता है। वाहन का रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी, चालान की स्थिति की जांच और डॉक्यूमेंट का डिजिटल स्वरूप, ये सारी चीज़ आपको देखने मिल जाती है एम परिवहन में। इसके अलावा पासपोर्ट सेवा की बात करें तो ऐप के साथ साथ वेबसाइट भी है, जैसे passportindia.gov.in। पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन की स्थिति को आपको ट्रैक करना है तो वो कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुकिंग कर सकते हैं, सारे काम हो जाते हैं पासपोर्ट सेवा से। नेक्स्ट है आपको माई जियो भी देखने को मिल जाता है, ऐप प्लस वेबसाइट मिल जाती है, जिसके अंतर्गत आपको MyGov.in यानी मेरी सरकार, जिसके अंतर्गत आपको नागरिकों की भागीदारी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको सरकारी नीतियों पर सुझाव, क्विज, पोल और जो कम्युनिकेशन है सारी चीज़ आपको इस पोर्टल में मिल जाता है। फिर इनक्रेडिबल इंडिया ऐप देखने को मिल जाता है, जिसके अंतर्गत incredibleindia.org जो यूआरएल है वो देखने को मिल जाता है। पर्यटन से रिलेटेड सारी जानकारी, ट्रैवल की गाइड है, होटल है, खान पान की जानकारी इसी ऐप में आपको देखने को मिल जाती है। अगर आपको घूमने का शौक़ है तो इस ऐप को आप जो है क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। फिर आपको आरटीआई, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये 2005 में कानून आया था, उसके तहत ये जो आपको पोर्टल देखने को मिल जाता है RTI online.gov.in, यानी कि किसी भी विभाग से रिलेटेड, सरकारी विभाग से रिलेटेड क्या करना, सूचना प्राप्त करना, ये सूचना के अधिकार के तहत आ जाता है, ठीक है। और इसमें आपको जो ट्रैकिंग है वो भी देखने को मिल जाती है। अगर 30 दिनों के अंदर आपका सॉल्यूशन नहीं रहता है या फिर जवाब नहीं आता है या डॉक्यूमेंट नहीं मिलते हैं तो आप कारण बताओ नोटिस भी जारी कर सकते हैं। फिर आपका आ जाता है इनकम टैक्स ई फिलिंग, तो इनकम टैक्स के लिए यहाँ पोर्टल है जिसमें आपको देखने मिलेगा incometax.gov.in। आयकर रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं, पैन कार्ड सेवाएं और टैक्स कैलकुलेटर यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये हो जाते हैं आपके ई गवर्नेंस से रिलेटेड वेबसाइट और पोर्टल और साथ में मोबाइल एप्लीकेशन। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने मिल जाता है IT10 की पहली यूनिट में, साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी क्या है, इसके मुख्य खतरे बताइए, जैसे स्पाईवेयर क्या है, मॉलवेयर क्या है, फिशिंग है, आइडेंटिटी थेफ्ट क्या है। पहली चीज़ तो हो जाती है साइबर सिक्योरिटी क्या है। साइबर सिक्योरिटी का मतलब हो जाता है साइबर सुरक्षा, एक ऐसी प्रणाली। अब देखिए आज की डेट में कंप्यूटर सिस्टम, मोबाइल नेटवर्क सारे लोग कर रहे हैं, परंतु उसमें डाटा क्या सुरक्षित है, बिल्कुल नहीं है। पर उसी के डाटा को सुरक्षित करने को बोला जाता है साइबर सिक्योरिटी, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क, डेटा और इंटरनेट आधारित जो भी सेवाएं है उसमें अवैध पहुंच, बोले तो अनऑथोराइज एक्सेस, अटैक और डैमेज से इसको बचाया जाता है। यानी कि आपका डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जब भेजा जा रहा है तो बीच में जो भी समस्या आती है उन समस्याओं से बचाना मतलब साइबर सिक्योरिटी के तहत आ जाता है। इसे साइबर सुरक्षा कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाता है, डिजिटल दुनिया या डिजिटल वर्ल्ड को सुरक्षित महसूस कराना, इसे बोल देते हैं साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा साइबर सिक्योरिटी के कुछ उद्देश्य, जैसे मुख्य रूप से CIA ट्रायंगल होता है। तो CIA ट्रायंगल मतलब कॉन्फिडेंसली, बोले तो गोपनीयता, इंटीग्रिटी अखंडता बोल देते हैं, अवेलेबिलिटी बोले तो उपलब्धता। मतलब कॉन्फिडेंसली का मतलब क्या हो जाता है, डेटा केवल अधिकृत यानी कि ऑथोराइज्ड उपयोगकर्ता तक ही पहुंच पाए और उसी को देखने को मिले। मान लो A ने कोई चीज़ भेजी है और B को, तो ये डाटा गया यहाँ पर तो इसी को मिलना चाहिए। बीच में अगर C कोई आ जाता है तो इसको डाटा नहीं मिलना चाहिए। किसको मिलना चाहिए, B को। इसी को बोल देते हैं गोपनीयता।
फिर इंटीग्रिटी का मतलब यहाँ से भेजा गया मान लो 8 बिट, तो 8 बिट डाटा भेजा गया है तो यहाँ पे भी मिलना चाहिए कितना, 8 बिट, यानी कि डेटा में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव ना हो, उसे बोल देते हैं इंटीग्रिटी। फिर अवेलेबिलिटी का मतलब उपलब्धता, डेटा और सेवाएं हमेशा उपलब्ध हो, यानी कि अगर ए कोई डाटा यूज़ कर रहा है और उसको अभी यूज़ नहीं हो रहा है, यानी कि कुछ कारण से उसको मिल नहीं पा रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, अवेलेबिलिटी नहीं है। तो मतलब ये तीनों चीज़ें अगर पॉसिबल है तो इसका मतलब साइबर सिक्योरिटी ओके है। फिर साइबर सिक्योरिटी के तहत कुछ कॉमन थ्रेट है, जैसे स्पाईवेयर, जासूसी, जैसे सीसीटीवी कैमरा हमेशा जासूसी करते रहता है, उसी प्रकार आप देखोगे तो आपको कंप्यूटर के क्षेत्र में स्पाईवेयर देखने को मिल जाता है, जो क्या करता है, किसी दूसरे के कंप्यूटर की गतिविधियों को मतलब एक प्रकार से निगरानी रखता है, और जिस व्यक्ति के द्वारा एक प्रकार से ये सॉफ्टवेयर या स्पाईवेयर बनाया गया है, जासूसी वाला सॉफ्टवेयर, वो उसको उस जानकारी को ट्रांसफ़र कर देता है, जैसे कि ब्राउजिंग हिस्ट्री है, पासवर्ड है, बैंक डिटेल है, तो वो व्यक्ति उसको गलत यूज़ करता है, तो ये हैकर कहलाता है जो गलत यूज़ करता है। जैसे उदाहरण के लिए देखें तो की लॉगर आपके कीबोर्ड की सारी स्थिति को दूसरे को बताता है। मालवेयर मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं जो गलत उद्देश्य से बनाए जाते हैं, जो किसी कंप्यूटर या कंप्यूटर के डाटा को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, जैसे डाटा की चोरी, फाइल्स को करप्ट करना, सिस्टम को नुकसान पहुंचाना, ये सब आ जाते हैं मालवेयर की श्रेणी में। जैसे वायरस आप देख सकते हैं, वॉर्म देख सकते हैं, ट्रोजन हॉर्स देख सकते हैं, रैनसमवेयर, ये सब मैलिशियस सॉफ्टवेयर बोले तो मालवेयर के प्रकार हैं। अब देखिए यहाँ पे फिशिंग देखने को मिल जाता है। फिशिंग मतलब क्या हो जाता है, धोखाधड़ी वाली तकनीक है ये। जैसे उदाहरण के लिए आपको स्पैम मेल आ जाते हैं, ठीक है, और आपको लगता है कि वो सही है तो उस पर आप क्लिक कर देते हैं, और जैसे ही क्लिक करते हैं सारी जानकारी सामने वाले के पास चली जाती है जिसने ये स्पैम मतलब एसएमएस भेजा है या स्पैम मेल भेजा है, तो उससे वो उसका गलत उपयोग कर लेता है। जैसे यूज़र नेम है, पासवर्ड है, ओटीपी, बैंक डिटेल, ये सब चुराने का काम जिस तकनीक से किया जाता है वो कहलाती है फिशिंग तकनीक। उसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ देखिए आपका खाता बंद हो गया है, कृपया लॉगिन करें, ऐसे ईमेल आते हैं तो आप इसको बिल्कुल भी क्लिक ना करें क्योंकि ये फिशिंग है। आइडेंटिटी थेफ्ट के अंतर्गत देखें तो इसमें हैकर आपकी व्यक्तिगत जानकारी जैसे आधार नंबर, बैंक डिटेल, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, ये इनका गलत उपयोग करता है और आपके नाम पर धोखाधड़ी करता है, तो इसे हम बोल देते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट। ठीक है, अक्सर फिशिंग और स्पाईवेयर के जरिए डाटा को चुराया जाता है। इसके अलावा इसमें देखेंगे तो आपके नाम से फर्जी बैंक खाता खोलना, ऑनलाइन शॉपिंग करना, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। जैसे आप इंटरनेट के माध्यम से देखें तो गलत आईपी एड्रेस के द्वारा मतलब व्यक्ति हैकर जो है गलत आईपी एड्रेस के द्वारा सामने वाले से कम्युनिकेशन करता है, तो ये एक प्रकार की आइडेंटिटी थेफ्ट कहलाती है। सेफ्टी टिप्स के अंतर्गत मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें, एंटीवायरस फायरवॉल का इंस्टॉल करें और इसका उपयोग करें समय समय पर। अज्ञात लिंक और अटैचमेंट पर क्लिक ना करें, नियमित रूप से बैकअप लें और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखें। अगर आपको फायरवॉल और एंटीवायरस का उपयोग करना है फ्री में विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 में, तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा सही तरीके से। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, साइबर क्राइम यानी कि जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी क्राइम होते हैं इंटरनेट से रिलेटेड, उनके बचाव के तरीके बताइए और सिक्योर ऑनलाइन प्रैक्टिस को विस्तार से समझाइए। यानी कि ऑनलाइन रूप से हमको क्या क्या प्रैक्टिस करना चाहिए। तो यहाँ देखिए, साइबर क्राइम प्रिवेंशन का मतलब क्या हो जाता है, प्रिवेंशन मतलब साइबर अपराधों से बचाव और सुरक्षा के उपाय, साइबर क्राइम प्रिवेंशन के अंतर्गत आ जाता है। इसमें ऐसे सभी तरीकों को शामिल किया जाता है जो कि किसी व्यक्ति, संगठन या डेटा को इंटरनेट और तकनीक माध्यम से होने वाले अपराधों से सुरक्षित रखते हैं। तो यहाँ आप देखिए साइबर क्राइम प्रिवेंशन के अंतर्गत मुख्य तकनीक जैसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना, 1 2 3 4 5 ये गलत पासवर्ड है, सिंपल ये गलत है, परंतु यहाँ पे आपको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है। जैसे अल्फ़ाबेट के अंतर्गत कैपिटल, स्मॉल, स्पेशल सिंबल और नंबर, इन सभी चीज़ों का कलेक्शन और मिनिमम 8 10 कैरेक्टर होना चाहिए, तो ये कहलाता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के अंतर्गत मिल जाता है आपको, एक तो आपका पासवर्ड आपको डालना है, जैसे पासवर्ड डाले तो अब अथवा जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें एक ओटीपी जाता है और ओटीपी को आप यहाँ डालोगे तब कहीं आपका लॉगिन होगा, तो ये कहलाता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसके अलावा आपको देखने मिल जाता है फिशिंग ईमेल और लिंक से सावधान रहे, जैसे यहाँ पे इस प्रकार की लिंक आए तो इसको क्लिक ना करें। नेक्स्ट आप देखोगे तो एंटीवायरस और फायरवॉल का उपयोग करना, ये हमने देख लिए, ठीक है। इसके अलावा आप देखें तो आपको सिस्टम को हमेशा अपडेट करते रहना है, ऐप को अपडेट करते रहना है, इससे आपके सिक्योरिटी पेज वगैरह आते रहेंगे। डेटा को बैकअप ले, जो आपका अलग स्टोरेज रहती है सुरक्षित उसमें। साथ ही आपको वाईफाई, सिक्योर वाईफाई का उपयोग करना है, पब्लिक वाईफाई का उपयोग यहाँ पे नहीं करना है जो ओपन रहते हैं, जिसमें आपको BPA2 एन्क्रिप्शन से सुरक्षित रहना चाहिए, इसी का उपयोग करना है। फ्री वाईफाई का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है,
मोबाइल डिवाइसेस की सुरक्षा की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए स्क्रीन लॉक, ऐप लॉक, लोकेशन, ये सारी चीज़ को आपको मेन रखना है और गूगल प्ले स्टोर से हमेशा ऐप को डाउनलोड करना है और अपडेट करना है। अदर कोई वेबसाइट से आप करोगे तो अननोन सोर्स के अंतर्गत आपके अंतर्गत जो मोबाइल है वो फिशिंग और स्पाईवेयर के अंतर्गत दुर्घटना हो सकती है। साइबर लॉ और रिपोर्टिंग सिस्टम को समझे, मतलब साइबर क्राइम पोर्टल के अंतर्गत जाए और इसमें आप देखें और नज़दीकी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं अगर कोई इस प्रकार की स्थिति होती है तो। अवेयरनेस और डिजिटल लिटरेसी के अंतर्गत देखें तो आपको इन चीज़ों की जानकारी होना चाहिए। जैसे अगर आपको पता है तो बच्चों को, बुजुर्गों को, आम नागरिकों की जो है साइबर सुरक्षा की शिक्षा आप दे सकते हैं। फर्जी कॉल, स्पैम और सोशल मीडिया धोखाधड़ी से सतर्क रहें। यहाँ आप देखोगे तो आपको सुरक्षित जो आपकी आदत है वो रहना चाहिए। दोबारा उपयोग मतलब जो पासवर्ड है उसको उपयोग दोबारा ना करें जो आपने पहले से कर लिए हैं। फिर उसके बाद ऑटो सेव क्रेडेंशियल को डिसेबल करें। मतलब अगर आपके ब्राउज़र में ऑटोमेटिक पासवर्ड सेव हो रहा है तो उसको आप डिसेबल करिए। हर बार आप पासवर्ड डालिए, उससे क्या होगा, आपके ब्राउज़र का कोई मिसयूज़ नहीं करेगा। सिक्योर वेबसाइट का उपयोग करें। सोशल मीडिया प्राइवेसी सेटिंग चेक करें और अनजान लोग यानी अननोन लोगों से ऑनलाइन संपर्क से बचें। अननोन लोगों से ऑनलाइन संपर्क ना करें। तो ये हो जाती है आपकी क्या, एक प्रकार से प्रैक्टिस ऑनलाइन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है डेटा प्राइवेसी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में क्या अंतर है। दोनों में आपको अंतर बताना। तो डेटा प्राइवेसी मतलब क्या हो जाता है, मुख्य उद्देश्य डेटा पर अधिकार बनाए रखना, उचित और वैध उपयोग सुरक्षित रखना। ठीक है, और जब आप किसी वेबसाइट अपनी ईमेल आईडी देते हैं तो जानने का अधिकार वह उसका उपयोग कैसे करेगी, केवल लॉगिन के लिए या विज्ञापन भेजने के लिए भी। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी की अगर बात करें, डेटा फाइल्स और कम्युनिकेशन जो भी है उस पर अनाधिकृत रूप से एक्सेस, छेड़छाड़, मॉडिफिकेशन, डिस्ट्रैक्शन, इससे बचाना। जैसे CIA ट्रायंगल हमने देखे थे, तो ये चीज़ आपकी फॉलो होना चाहिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंतर्गत। चलिए इन दोनों में आप अंतर यहाँ पे देख लेना, डेटा टेबल के माध्यम से मैंने बता दिया हूँ। तो यहाँ पे आपके हो जाते हैं मुख्य रूप से IT ट्रेंड के अंतर्गत जो पहली यूनिट है और DCA वालों की थर्ड यूनिट। ठीक है, DCA वालों की थर्ड यूनिट यहाँ पे हमने देखे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ में उनके सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। किसी प्रकार का कोई डाउट रहता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली सारी वीडियोस और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको मिलते रहे। चलिए IT टेंट्स की यूनिट सेकंड के अंतर्गत हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी जो है हेल्पफुल रहेंगे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, देखिए यूनिट 2 यानी कि ई-कॉमर्स एंड डिजिटल पेमेंट्स। अब बात करूँ मैं DCA की, तो DCA में ये कहाँ देखने को मिल जाता है, DCA में ये देखने को मिल जाता है इंटरनेट एंड ई-कॉमर्स वाले सब्जेक्ट में। ठीक है, तो ये पाँचवीं यूनिट वहाँ पे मिल जाती है, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं DCA वाले। और PGDCA की IT टेंट्स की सेकेंड यूनिट में ये जो ई-कॉमर्स है और डिजिटल पेमेंट, ये दोनों चीज़ देखने को मिल जाती है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे जो सॉल्यूशन के साथ में रहेंगे, कैसे हल करना है, सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। उसके पहले इसका आप कंप्लीट वीडियो देख लीजिए, प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही उसकी नोट्स आप पढ़ लेना, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल में जुड़े होंगे तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ मिल जाता है, ई-कॉमर्स क्या है। ई-कॉमर्स क्या है, इसके लाभ बताइए और उसके प्रभाव यानी इम्पैक्ट क्या क्या हो जाते हैं। यानी कि व्हाट इज़ ई-कॉमर्स, एक्सप्लेन इट्स बेनिफिट एंड इम्पैक्ट्स। तो यहाँ ई-कॉमर्स का मतलब हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य। अब वाणिज्य या कॉमर्स का मतलब क्या हो जाता है, गुड्स और सर्विसेज को या इंफॉर्मेशन को बेचना। अब बेचना कैसे, इंटरनेट के माध्यम से। तो इंटरनेट के माध्यम से बेचना मतलब क्या हो जाता है, ई-कॉमर्स हो जाता है। ठीक है, तो जैसे हम देखें आज की डेट में आपको देखने मिल जाता होगा, जैसे बहुत सारी साइट्स है। अमेजन की बात करें तो अमेजन का जो मालिक है, जो भी चला रहा है उसको, ठीक है, तो उसके द्वारा जो सेवाएं है, सेवा या जो माल है वो बेची जा रही है किसके माध्यम से, ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से। तो इंटरनेट के माध्यम से बेची जा रही है, इसलिए उसे क्या बोल दिए, ई-कॉमर्स बोल दिए। ठीक है, तो ई-कॉमर्स मतलब इंटरनेट के जरिए कंप्यूटर का उपयोग करके गुड्स, सेवा और इंफॉर्मेशन को बेचना। इसका मतलब क्या हो गया, ई-कॉमर्स हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे उदाहरण के लिए अमेजन आप देख सकते हैं, फ्लिपकार्ट देख सकते हैं, मिंत्रा है, जोमेटो है, IRCTC है। तो ये सारी चीज़ें जो है किस आधार पर चल रही है, ई-कॉमर्स के आधार पर चल रही। इनमें आपने खरीदा तो होगा, आपने सभी में शॉपिंग किया होगा, तो आप उसके बारे में अपने हिसाब से और लिख सकते हैं कि भाई अमेजन में आप किस प्रकार खरीदते हैं। ठीक है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब पूछा जाता है कि ई-कॉमर्स के प्रकार बताइए। तो ई-कॉमर्स के प्रकार के अंतर्गत में यहाँ पे देखिए मुख्य रूप से
देखूं तो बिजनेस टू बिजनेस देखने को मिल जाता है। ठीक है, एक व्यापार से दूसरे व्यापार अगर ऑनलाइन खरीदी बिक्री हो रही है तो इसका मतलब क्या हो गया है, बिजनेस टू बिजनेस। इसके अलावा बिजनेस टू कस्टमर यानी कि हम जैसे लोगों को वो क्या करते हैं, बेचते हैं सामान ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो बिजनेस टू कंज्यूमर B2C। इसके अलावा कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जैसे आपने देखा होगा कोई सेकंड वाली चीज़ें बेचते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको देखने को मिल जाता है OLX वगैरह। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर यानी C2C ई कॉमर्स। एक कंज्यूमर से दूसरे कंज्यूमर तक अगर इंटरनेट के माध्यम से कोई सामान बेचा जा रहा है, कोई सर्विस या गुड्स बेचा जा रहा है, तो उसको बोल देते हैं कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अब एक कंज्यूमर से बिजनेस, उदाहरण के लिए आप ऑर्डर किए हो अमेजन से, पर अमेजन के पास हर चीज़ उपलब्ध थोड़ी है, तो अमेजन ने स्टोर बनाकर रखा है। स्टोर में कौन है, मान लो एक कंज्यूमर है, ठीक है, तो इन जैसे ही ऑर्डर गया दूसरे कंज्यूमर से तो अमेजन स्टोर के पास गया, अमेजन ने किसको कॉल किया, ये इसको रिक्वेस्ट भेजा कंज्यूमर को जिसके पास प्रोडक्ट है, उसने इसको बेच दिया किसको, अमेजन को। तो इसका मतलब कंज्यूमर ने किसको बेचा, बिजनेस को, तो कंज्यूमर टू बिजनेस हो गया। फिर कंज्यूमर टू गवर्नमेंट हो जाता है, मतलब सॉरी यहाँ बिजनेस टू गवर्नमेंट हो जाता है। अगर व्यापार गवर्नमेंट को बेचता है, जैसे उदाहरण के लिए गन गैरेज फैक्ट्री है, ठीक है, जैसे प्राइवेट कंपनी कोई तो गोले या फिर मिसाइल, बहुत सारी चीज़ें, मतलब जो बंदूक वगैरह बना रही, तो वो किसको बेचेगी, गवर्नमेंट को, आर्मी के लिए या जैसे भी, ठीक, देश की रक्षा के लिए, तो बिजनेस टू गवर्नमेंट हो जाता है। इसके अलावा कंज्यूमर टू गवर्नमेंट, ठीक है, कोई कंज्यूमर अगर गवर्नमेंट को अपनी सर्विसेज देता है या जो भी चीज़ें, तो वो क्या कहलाएगा, कंज्यूमर टू गवर्नमेंट कहलाएगा। फिर बिजनेस टू बिजनेस टू कंज्यूमर, तो B2B और B2C इस प्रकार का भी देखने को मिल जाता है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस हो जाता है, फिर उसके बाद कंज्यूमर हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार के आपको क्या देखने को मिल जाता है, टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कुछ एग्जाम्पल भी मैंने दिया हूँ इस चीज़ के। तो यहाँ B2B मतलब दो कंपनियों के बीच, जैसे अलीबाबा आप देख सकते हैं। B2C का मतलब कंपनी और ग्राहक के बीच में, जैसे अमेजन की बात करें। C2C का मतलब हो जाता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, मतलब OLX और क्विकर के माध्यम से। और C2B का मतलब हो जाता है कंज्यूमर टू बिजनेस, बोले तो फ्रीलांसर जो सेवाएं हो जाती है, जैसे ग्राहक कंपनी को सेवा दे देते हैं। तो ये हो जाता है आपका कुछ टाइप्स। यहाँ पे आपको कुछ बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं। तो बेनिफिट्स में क्या मिलते हैं, जैसे उदाहरण के लिए देखें तो 24 घंटे सातों दिन अवेलेबिलिटी यानी कि उपलब्धता रहती है, ग्राहक कभी भी कहीं से भी सामान खरीद सकता है किसी भी समय, ठीक है। बाजार यानी वाइडर रीच यानी कि व्यापक बाजार यहाँ देखने को मिल जाता है, व्यापारी देश विदेश तक ग्राहक जो है इसको प्राप्त कर सकता है कहीं से भी। उसके बाद कम लागत, लो ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी दुकान खोलने की मेहनत नहीं लगेगी, ना उसकी लागत, कुछ भी स्टाफ रखने की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इससे लागत बचती है। तो कुछ सामान हमको सस्ते में भी मिल जाता है। पर दिक्कत क्या होती है कि आपको कोरियर का चार्जेस, ट्रांसपोर्टिंग, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है उसमें। तो कोई दिक्कत नहीं, दुकान खोलने में, स्टाफ रखने में जो खर्चा है वो इधर लग जा रहा समझो, ठीक है। तो कुछ सामान आपको महंगा मिलता है और कुछ आपको सस्ता मिलता है। तो ले देखें हम बात करें तो कम लागत यहाँ देखने को मिल जाती है। तेज सरल लेन देन यानी कि हम बात करें तो डिजिटल माध्यम से हम देखें तो फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, या बहुत सारे आज की डेट में पेमेंट माध्यम आ गया है, जैसे व्हाट्सअप भी पेमेंट माध्यम आ गया है। तो डिजिटल माध्यम से आप पेमेंट फटाफट भुगतान कर देते हैं, किसी प्रकार की कोई झंझट नहीं। अगर फेलवर हो जाते हैं तो आपका पेमेंट ट्रांसफ़र वापस हो जाता है अपने बैंक खाते में। ग्राहकों को सुविधा कैसे होती है, ग्राहकों को सुविधा होती है घर बैठे वस्तु मंगा सकते हैं, रेटिंग देख सकते हैं कि कौन सी वस्तु किस प्रकार की है, ग्राहक ने क्या बोला है उसके बारे में, तुलना कर सकते हैं एक दूसरे से, कंपैरिजन, ठीक है। इसके अलावा विकास के नए अवसर यानी छोटे व्यवसाय भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ सकते हैं। तो इस सारे फायदे आपको देखने को मिल जाते हैं ई कॉमर्स के, अपने हिसाब से आप इसमें और विवरण लिख सकते हैं। फिर इम्पैक्ट की बात करें यानी कि इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो पॉजिटिव देखते हैं पहले, यानी कि सकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं। तो उपभोक्ताओं को अधिक ऑप्शन मिल जाते हैं कोई भी चीज़ को खरीदने के। उदाहरण के लिए हम बात कर लेते हैं, चलिए हम ऑनलाइन जो देख लेते हैं एग्जांपल, जैसे वेबसाइट भी आप विजिट कर लेना, सरकार स्टडी वेब्स .com, इसमें भी आपको मटेरियल मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए आपको DCA PGDCA DCA में जाओगे तो यहाँ से देखिए आप DCA के ऑल सब्जेक्ट की PDF आप यहाँ से एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं, DCA फर्स्ट सेम की और DCA सेकंड सेम की। ऐसे ही PGDCA 2 में आप जाओगे तो PGDCA मतलब जो PGDCA के अंतर्गत PGDCA फर्स्ट और PGDCA सेकंड, ऐसे क्लिक करोगे तो इसमें आपको PDF मिल जाएगी। डिटेल पढ़ना है तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, यहीं पे ट्यूटोरियल पढ़ना है। तो हम यहाँ चले और हम खोल लेते हैं सीधे अमेज़न, ठीक है। अमेज़न के मालिक कौन है आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में।
चलिए यहाँ पे देखिए शॉप ऑनलाइन, और शॉप ऑनलाइन में चलते हैं हम, और यहाँ पे हम सर्च करते हैं उदाहरण के लिए कोई भी चीज़, हम सर्च करते हैं लैपटॉप स्टैंड। ठीक है, लैपटॉप स्टैंड। ये लैपटॉप स्टैंड हमने सर्च करे तो देखिए लैपटॉप स्टैंड बहुत सारे प्रकार के देखने को मिल जा रहा है। जैसे यही स्टैंड आप देखोगे, ये वाला एल्यूमिनियम वाला, ये लैपटॉप स्टैंड बहुत ही काम का है। ये लैपटॉप स्टैंड आप अगर लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको दिखाऊं, तो अगर आप कोई लैपटॉप चलाते हैं तो आपकी गर्दन जो है वो झुकेगी, परंतु इसको चलाते हो आप तो आपकी गर्दन झुकेगी नहीं। देखिए ये रीढ़ की हड्डी में बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। तो आपका जो लैपटॉप है वो कैसे दिखेगा, ऊपर उठकर दिखेगा। देखिए ये तो इस प्रकार आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब मान लो ये वाला नहीं लेना आपको, 350 रुपये का डाइजो का है, तो यहाँ पे इसके बदले में भी ऑप्शन मिलेंगे। जैसे ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस प्रकार का देख सकते हैं। देखिए ये अलग प्रकार का है। इसके साथ ही आपको देखिए 329 रुपये, मान लो यहाँ 349 का नहीं लेना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 349 की जगह नीचे आप देख सकते हैं 329 वाला। अलग अलग वैरायटी देखने को मिल जाती है, तो कंपैरिजन और बहुत सारे ऑप्शन हमको मिल जाते हैं। तो यहाँ भी आप इसके बारे में देख सकते हैं। देखिए ठीक है, तो हमको समझ में क्या आया, हमको समझ में आया कि उपभोक्ता को अधिक विकल्प मिल जाते हैं। मान लो आपको ये वाला स्टैंड नहीं चाहिए था, तो ये वाला स्टैंड नहीं है चाहिए, देखिए इस प्रकार का ले सकते हैं। ये वाला, ये देखिए फैन के साथ वाला ले सकते हैं। ये फैन के साथ वाला और मतलब बढ़िया है, परंतु ये थोड़ा सा महंगा जाएगा। क्यों महंगा जाएगा भाई, यहाँ पे फैन लगा है ना, तो फैन लगा है तो ये महंगा जाएगा। नेक्स्ट हमें देखने को मिल जाएगा, युवाओं को नए स्टार्टअप का अवसर भी मिल जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों तक सामान और सेवाएं पहुंच जाती है। डिजिटल इंडिया अभियान को ये बढ़ावा देता है। ठीक है, डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत कब हुई थी, आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। आप कुछ नेगेटिव पॉइंट देख लेते हैं, नेगेटिव प्रभाव क्या पड़ते हैं। तो पारंपरिक दुकानों को नुकसान पहुंचता है, जैसे कोई लोग ऑनलाइन फॉलो नहीं करते हैं, तो नए नए लोगों की नई नई पसंद हो जाती है। ठीक है, युवाओं की, तो उन उन दुकानों में वो चीज़ें नहीं मिलती, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑनलाइन आने के कारण पारंपरिक जो दुकान थी उनको नुकसान पहुँचता है, यानी कि बिक्री उनकी कम होगी। साइबर अपराध और डेटा सुरक्षा की चिंता हो जाती है। जब सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही है तो सिंपल सी बात है, आपका डाटा कहाँ जा रहा है, इंटरनेट में। तो इंटरनेट कंप्यूटर के माध्यम से डाटा को चुराया जा सकता है, उसका मिसयूज़ किया जा सकता है। तो इस सारी चीज़ों की टेंशन होती है, तो इसी के लिए यहाँ पे देखने मिल जाती है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि डाटा आपका इंटरनेट के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है। उसके बाद देखिए, ग्राहकों को वस्तु देखने की सुविधा नहीं होती, मतलब फील नहीं ले सकते फिजिकली। यहाँ पे आप उदाहरण के लिए देखें, तो ये देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम का ही ये मान लीजिए ये वाला जो स्टैंड है, चलिए मैं इसको दिखाता हूँ। ये स्टैंड की बात करें, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे यही स्टैंड की बात करें, तो ये स्टैंड आपको फील करके देखने को नहीं मिलेगा कि भाई ये स्टैंड मजबूत है या कैसा है। अभी तो दिख रहा है कि भाई यहाँ पे लिखा हुआ है एल्यूमिनियम लैपटॉप स्टैंड, परंतु पता कैसे चलेगा कि ये स्टैंड जो है सही में मजबूत है कि नहीं। तो ये जब आप रियल जाओगे खरीदने तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कैसा ये स्टैंड है या जो भी है। तो बुलाने के बाद अगर प्रोडक्ट गड़बड़ हुआ, रिटर्न रिटर्न वाला भी हुआ और गड़बड़ हुआ, तो आपको 7 से 8 दिन का समय वेस्ट जाएगा। और अगर रियल आप खरीदने जाओगे दुकानों में तो आप उसको वहीं पे चेक करके देख लोगे, लैपटॉप रख के देख लोगे, और उसके बाद आप उसे खरीदोगे, तो पूर्ण संतुष्टि हो जाती है रियल में। परंतु ऑनलाइन में ग्राहकों को वस्तु देखने की फैसिलिटी नहीं होती है। कभी कभी नकली प्रोडक्ट और डिलीवरी में धोखाधड़ी भी हो सकती है। कुछ लोगों को मोबाइल के बदले में पत्थर के टुकड़े या साबुन देखने को मिल जा रही है, कुछ ख़राब साइट से आप देखोगे। तो कभी भी भरोसेमंद साइट से आप जो है आपका प्रोडक्ट खरीदिए, कहीं से भी आपको सामान नहीं खरीदना है, तो उससे आपको इसी प्रकार की किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमको देखने को मिल जाता है, डिजिटल पेमेंट क्या है। डिजिटल पेमेंट क्या है, इसके प्रकार बताइए, इसके फंक्शंस बताइए, इन्हें कार्य बताइए और इसके उपयोग बताइए। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं डिजिटल पेमेंट सिस्टम क्या है। डिजिटल पेमेंट सिस्टम की बात करें तो पैसों के लेन देन को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ट्रांसफ़र करना है, यानी कि जैसे हम मोबाइल से किसी को पैसा भेज रहे हैं या प्राप्त कर रहे हैं, इंटरनेट के जरिए, एटीएम का उपयोग करके, बैंकिंग ऐप का उपयोग करके, अगर पैसा एक कस्टमर से, मान लो ए से लेकर बी के मध्य पैसा कैश की जगह ना जाकर कैसे जा रहा है, मोबाइल के जरिए जा रहा है, इंटरनेट के जरिए जा रहा है, एटीएम है, बैंकिंग है, तब ये कहलाता है आपका डिजिटल पेमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा काफ़ी फास्ट है, सुरक्षित यानी सिक्योर है, और कैश रहित है, कागज रहित बोल सकते हैं। तो ये इसको बोल देते हैं डिजिटल पेमेंट। इसके कुछ प्रकार है, जैसे आप देखोगे बैंक के जरिए हम क्या कराते हैं, एनईएफटी,
आरटीजीएस कराते हैं हम, आईएमपीएस कराते हैं, तो तीनों टेक्नोलॉजी काफ़ी ठीक है बैंक के माध्यम से। फिर एनपीसीआई हर एक व्यक्ति करता है, एनपीसीआई के अंतर्गत यूपीआई चलता है, तो यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हम देख सकते हैं। हम यहाँ एक-एक करके थोड़ा-सा डिस्क्राइब कर लेते हैं, जैसे आरटीजीएस की बात करते हैं, तो आरटीजीएस में आपको देखने को मिल जाता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो मुख्य रूप से बड़े जो सेटलमेंट होते हैं बैंक के माध्यम से 2 लाख या उससे अधिक के, तो वो किसके माध्यम से किए जाते हैं? आरटीजीएस। रियल टाइम में एक ही बार में पूरा अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के खाते में। बैंकिंग समय में ही उपलब्ध होता है। बड़ी कंपनियाँ, बड़े व्यापारिक लेन-देन इसी के माध्यम से किए जाते हैं आरटीजीएस के माध्यम से। दूसरा जो ऑप्शन है एनईएफटी, ये नॉर्मली बहुत सारे लोग इसका उपयोग करते हैं। आज आपका क्या आ गया है, आपका यूपीआई आ गया है, तो इसका उपयोग कम हो गया है। इसका मतलब हो जाता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ठीक है? तो 1 लाख से लेकर किसी भी अमाउंट का ट्रांसफ़र इसमें हम कर सकते हैं। पैसे बैच में ट्रांसफ़र होते हैं, मतलब हर आधे घंटे में यहाँ पे ट्रांसफ़र होते हैं। 24 घंटे ये सुविधा उपलब्ध रहती है। आरबीआई ने इसे हर समय चालू कर दिया गया है, ठीक है? मतलब पहले नहीं था, पर अब जो है हर समय इसका जो उपयोग किया जा सकता है। हमारे बैंक खाते से हम नेट बैंकिंग की सहायता से एक खाते से दूसरे खाते में एनईएफटी कर सकते हैं। सामान्य बैंक ट्रांसफ़र के लिए उपयोग हो जाता है। अब यहाँ आईएमपीएस की बात करें तो इमीडिएट पेमेंट सिस्टम है, तो 1 से लेकर 5 लाख तक का जो ट्रांसफ़र है वो मतलब इंस्टेंट यानी कि तुरंत कर सकते हैं। 24 घंटे ये काम करता है, छुट्टी में भी काम करता है। तत्काल छोटे ट्रांसफ़र जैसे घर खर्च भेजना, ईएमआई भरना, ये सारे काम किए जाते हैं आईएमपीएस के माध्यम से। अब यूपीआई, यूपीआई से कौन आपका जो है अनभिज्ञ है, यानी कि किसको पता नहीं यूपीआई, सभी को पता है। तो यूपीआई यानी फ़ोन पे चल रहा है, गूगल पे चल रहा है, इसका मतलब यूपीआई चल रहा है। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, इसे एनपीसीआई ने बनाया है और मोबाइल ऐप के ज़रिए सीधे बैंक से पैसा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। सिर्फ मोबाइल नंबर यानी यूपीआई आईडी से पेमेंट किया जाता है और क्यूआर कोड से स्कैन करना भी इसमें संभव है। जैसे शॉप में हम कर सकते हैं, ऑनलाइन स्टोर, ऑनलाइन खरीदी करना है, दोस्तों को पैसे भेजना है, सारे काम कर सकते हैं यूपीआई। तो यूपीआई का उपयोग करके ही मोबाइल वॉलेट करते हैं उपयोग। जैसे मोबाइल वॉलेट की बात करें तो फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम वॉलेट और आज की डेट में तो दुनिया भर के ऐप आ गए हैं, ठीक है? पर उपयोग वही करो जो भरोसेमंद है, ठीक है? ज़्यादा चल रहा है उसी का उपयोग करो। अनावश्यक किसी में भी आपका डाटा फीड होगा तो फ्रॉड होने के चांसेस बनेंगे, ठीक है? तो इससे बचने के लिए आप भरोसेमंद ऐप ही उपयोग करो। पहले पैसे वॉलेट में लोड करना पड़ता है ऐसे में और उसके बाद फिर उपयोग करना पड़ता है। पर अगर पेमेंट फ़ोनपे से की जा रही यूपीआई के माध्यम से, तो यूपीआई से सीधे बैंक से ट्रांसफ़र होता है। पर अगर फ़ोनपे का खाता से कर रहा है तो फ़ोनपे में पहले लोड करना पड़ेगा, अमेज़न पे, तो ये फिर उपयोग करना पड़ता है लोड करने के बाद। जैसे फास्ट टैक्सी है, मोबाइल रिचार्ज है, टिकट बुकिंग है, बिल पेमेंट है, ये सारे काम मोबाइल वॉलेट से किए जाते हैं। छोटे-छोटे पेमेंट है तो वो मोबाइल वॉलेट उपयोग कर सकते हैं, कैशबैक है, ऑफ़र, ये सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे मोबाइल वॉलेट में। यहाँ पे देखिए आपको कंपैरिज़न देखने को मिल जाता है, जैसे हम देखें ट्रांसफ़र टाइम किसका, आरटीजीएस का इंस्टेंटली होता है, इसका बैच वाइज़ हो जाता है आधे-आधे घंटे में, इसका भी इंस्टेंटली होता है, यूपीआई इंस्टेंट, और यहाँ पे आपको वॉलेट में भी इंस्टेंट देखने को मिल जाता है। तो सिर्फ एनईएफटी में आपको थोड़ा-सा टाइम लगता है, तो आपको थोड़ा धैर्य रखना है तो एनईएफटी कीजिए। उपलब्धता यानी अवेलेबिलिटी की बात करें तो बैंकिंग समय में उपलब्ध रहता है ये 24 घंटे, 24 घंटे, 24 घंटे, मतलब सिर्फ आरटीजीएस आपका बैंकिंग टाइम में उपलब्ध रहता है, बाकी सब हमेशा रहता है। अमाउंट की लिमिट की बात करें तो 2 लाख से अधिक यहाँ कोई न्यूनतम नहीं है। यहाँ पे 1 से 5 है, यहाँ से ₹1 से लेकर 1 लाख तक, ठीक है? यहाँ भी ₹1 से लेकर 1 लाख तक, ठीक है? और यहाँ पे देखिए ₹1 से लेकर 20,000 प्लस तक यहाँ वॉलेट का उपयोग कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। फिर आप यूपीआई का उपयोग करो, यूपीआई में नहीं करना है तो फिर आईएमपीएस का उपयोग करो या फिर एनईएफटी का उपयोग करो, ठीक है? चार्जेस, इसमें चार्जेस नहीं लगते, इसमें बहुत कम रहते हैं, इसमें भी बहुत कम, ये निःशुल्क है और ये भी निःशुल्क है। या तो कभी-कभी न्यूनतम लगते हैं, जैसे मोबाइल रिचार्ज करो तो यहाँ पे चार्जेस देखने को मिल जाते हैं। उदाहरण, यहाँ कंपनी पेमेंट करती है, कंपनी के द्वारा बड़े-बड़े, फिर सामान्य ट्रांसफ़र, यहाँ फास्ट ट्रांसफ़र के लिए, दुकानों में पेमेंट के लिए और टिकट बुकिंग के लिए। तो ये थोड़ा-सा कंपैरिज़न ये बना दोगे तो काफ़ी अच्छे नंबर आपको मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाता है ऑनलाइन शॉपिंग। अब ऑनलाइन शॉपिंग से कौन मतलब अनभिज्ञ है, किसको पता नहीं है ऑनलाइन शॉपिंग? यानी इंटरनेट के माध्यम से मोबाइल या कंप्यूटर का उपयोग करके किसी भी वेबसाइट या ऐप का उपयोग करके कोई भी प्रोडक्ट या कोई सर्विसेज को खरीदना क्या कहलाता है? ऑनलाइन शॉपिंग कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए अमेजन से कोई प्रोडक्ट हम खरीदते हैं, चलिए हम देखते हैं यहाँ पे
यहाँ देखिए हम जैसे उदाहरण के लिए यहीं पे कोई प्रोडक्ट देख लेते, जैसे हमारे पास में यही प्रोडक्ट है, इसको हमने क्लिक करे और क्लिक करने के बाद हमने देख लिए सारी चीज़ें, रिव्यू वगैरह देख लिए। देखिए 4.3 इसका रिव्यू है, जो आपका स्टैंड है उसका सिल्वर कलर का है, नोटबुक का स्टैंड है, एल्यूमिनियम है। सारी चीज़ें देखने के बाद हमको क्या करना है, हमको एक से ज़्यादा खरीदना है तो ऐड टू कार्ट कर लिए, और नहीं तो हम क्या कर लेते हैं, बाय नाउ। बाय नाउ जैसे ही करें हमने, तो हमको देखिए प्रोसेसिंग बोला, हम किस आईडी से लॉगिन कर रहे हैं वो भी आपको दिख गया। और यहाँ से हम जो है आईडी को लॉगिन कर लेते हैं, हमारे पास अभी लॉगिन नहीं है, तो ये पासवर्ड मिसमैच दिखा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम जो है क्या कर लेते हैं, हाँ, लॉगिन बाद में कर लेंगे। मैं एक प्रोसेस बता देता हूँ आपको, अपने अकाउंट से आप कर लेना, करते ही होंगे वैसे। तो बाय नाउ करो या ऐड टू कार्ट कर लोगे, तो ऐड टू कार्ट में सिंपल आपके अकाउंट में, कार्ड में ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे दो चीज़ें हमारी ऐड है यहाँ पे, तो ये देख सकते हैं। लॉगिन कर लेना है यहाँ से, तभी बाय नाउ होगा, उसके पहले नहीं होगा। तो टोटल अमाउंट आपका आ गया 798, दो चीज़ आपको खरीदना है। अगर नहीं खरीदना कोई, तो आप यहाँ से क्या कर दो, इसको डिलीट कर दो। अब बचा क्या, एक, यहाँ से 349 रुपये। अब ये चीज़ आपको किसी को गिफ्ट करना है, तो आप यहाँ से दिस ऑर्डर कंटेंट आ गिफ्ट, गिफ्ट में पैक होकर आएगा और उसी के एड्रेस में आप डिलीवर करवा सकते हो। और प्रोसीड टू बाय में आप एड्रेस डालेंगे, पेमेंट की डिटेल डालेंगे और आपका प्रोडक्ट यहाँ पे आप खरीद सकते हैं। तो अमेजन के माध्यम से ऐसे ही महिलाओं की पसंद आप देख सकते हैं, मीशो से बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। अब महिलाओं के साथ साथ ये पुरुषों की भी, पर यहाँ से आप प्रोडक्ट को देखना बहुत ही, मतलब एक प्रकार से इसमें प्रोडक्ट तराशना पड़ता है, तब कहीं जाके अच्छे प्रोडक्ट आते हैं, नहीं तो यहाँ पे आपको कुछ गड़बड़ भी देखने को मिल जाता है। मिंत्रा आप देख सकते हैं और फ्लिपकार्ट, तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये शुरू के जो है काफ़ी ज़्यादा चलते हैं, तो इनसे आप जो है ऑनलाइन अपना सामान खरीदते हैं, शॉपिंग करते हो। ठीक है, जैसे मॉल में जाकर करते हैं वैसे ऑनलाइन मोबाइल से करते हैं, तो घर बैठे ये प्रोडक्ट आ जाता है, आप उसको कैश ऑन डिलीवरी कर दो या तो मोबाइल से पेमेंट कर दो, तो ये चीज़ हो जाती है आपकी ऑनलाइन शॉपिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा इसके फ़ायदे, जैसे सुविधाजनक, कन्वीनियंट की बात करें, 24 घंटे उपलब्ध रहता है ये। वाइडर वैरायटी, एक से अधिक ब्रांड और एक से अधिक रेंज, कलर, रेट में सारी चीज़ में मिल जाते हैं। यहाँ डिस्काउंट और ऑफ़र भी देखने को मिल जाते हैं समय समय पे। ठीक है, आपको डोर स्टेप डिलीवरी, घर बैठे पहुँच, बिना मतलब मेहनत के और बिना कुछ के आपके घर बैठे पहुँच हो जाती है। ग्राहक का रिव्यू, रेटिंग देख सकते हैं आप, और कैशलेस पेमेंट यूपीआई कार्ड से, ईएमआई से भी कर सकते हैं। कुछ चुनौतियाँ यानी कि चैलेंजेस देखें तो प्रोडक्ट की गुणवत्ता आप चेक नहीं कर सकते तुरंत, जैसे मैंने पहले बताया था, कभी कभी दिक्कत हो जाती तो रिटर्न आपको करना पड़ता है। डिलीवरी में कभी कभी देरी हो जाती है, ट्रांसपोर्ट की दिक्कत है, या कोई आपको मतलब एक प्रकार से कोई समस्या आ जाती, युद्ध है या जो भी चीज़ है, तो उसके कारण देरी हो सकती है। साइबर धोखाधड़ी यानी कि फेक वेबसाइट या फ्रॉड पेमेंट गेटवे से नुकसान हो सकता है। रिटर्न रिफंड की समस्या यहाँ देखने को मिल जाती, कभी कभी पैसे वापस आने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। फिजिकल इंस्पेक्शन नहीं होता, तो इससे दिक्कत होती है कभी कभी सामान में। लोकल व्यापार पर प्रभाव पड़ता है, छोटे दुकानदारों को नुकसान होता है। तो ये हो जाती कुछ चैलेंजेस। आप कोई भी चीज़ के फ़ायदे और नुकसान तो रहेंगे ही, तो आपको फ़ायदों को देखना है, आपको नुकसान को नहीं देखना है। नुकसान देखोगे तो फ़ायदे की तरफ नहीं जा पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग होती थी वैसे ऑनलाइन या डिजिटल मार्केटिंग होती है, यानी कि इंटरनेट, मोबाइल और सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म का उपयोग करके किसी भी प्रोडक्ट, सर्विस का प्रचार करना। जैसे उदाहरण के लिए आप फेसबुक से अपने व्यापार का प्रचार कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, किसी वेबसाइट से आप अपने व्यापार का प्रचार कर रहे हैं, मतलब डिजिटल मार्केटिंग। तो इसमें मुख्य रूप से किस किस प्रकार से आप कर सकते हैं, वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब में कर सकते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वेबसाइट में आप देख सकते हैं, मोबाइल टैबलेट में आप कर सकते हैं। ठीक है, आरओआई है, एसईएम है, पेपर क्लिक है, कंटेंट है, सोशल मीडिया है, इस सब प्रकार डिजिटल मार्केटिंग किया जाते हैं। इसे डिजिटल विपणन भी कहा जाता है। अब इसके मुख्य उद्देश्य की बात करें तो सही समय पर जो है सही व्यक्ति तक सही माध्यम से प्रचार पहुंचता है। उदाहरण के लिए आज की डेट में हमने नॉर्मली ये जो प्रोडक्ट है, ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट को हमने सर्च किया, कौन सा वाला, ये वाला। अब ये प्रोडक्ट हमने सर्च किया हमारी लॉगिन आईडी से, हमारी जीमेल आईडी से। पर हम अगर मान लो कोई गूगल पर कोई वेबसाइट में जाते हैं, उदाहरण के लिए हम कहाँ चलते हैं, कोई भी वेबसाइट मान लो कोई, उदाहरण के लिए हम गूगल में कोई इन्फॉर्मेशन भी सर्च करते हैं, तो वहाँ पे ये प्रोडक्ट का नाम ऑटोमेटिक आने लगेगा जो हमारे पास में हमने प्रोडक्ट सर्च किए हैं। जैसे विकीपीडिया में गए तो विकीपीडिया में तो ऐड नहीं आते, मान लो उदाहरण के लिए हमने ऐड सर्च किए कोई भी चीज़, ये देखिए यहाँ पे विकी बुक्स कर दिए। तो विकी बुक्स के अंतर्गत हम कोई चीज़ सर्च करेंगे तो हमारे सामने इस एल्यूमिनियम का जो प्रोडक्ट है, जो आपका स्टैंड है, वो आपको दिखने लगेगा। तो इसका मतलब आपने जो चीज़ सर्च किए थे वो आपको दिखने लगी सही समय पर,
और जहाँ भी आप जा रहे हो वो दिखने लगी। तो ये सही व्यक्ति यानी जिसको इंटरेस्ट है उसी को देखने को मिल जाती हैं डिजिटल माध्यम से। तो डिजिटल मार्केटिंग के कुछ प्रकार आप देख सकते हैं, जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन देख सकते हैं। तो वेबसाइट को गूगल जैसे सर्च इंजन में ऊपर लाने का तरीका हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आप देखो, तो मैं एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे आप देखोगे PGDCA नोट्स डाउनलोड, नोट्स इन हिंदी करोगे तो यहाँ देखिए आपको देखने को मिलेगा। देखिए कुछ वेबसाइट ऊपर आ रही है, जैसे यहाँ देखिए कंप्यूटर हिंदी नोट्स आ रही है और नीचे आप देखोगे सरकार स्टडी वेब्स, इस पर आप क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे ये जो है आपकी वेबसाइट है, मतलब यूट्यूब चैनल आपने देखा होगा, उसी के अंतर्गत आपको वेबसाइट देखने को मिल जाती है जिसमें नोट्स आपको देखने को मिलेगी। तो इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको SMM देखने को मिल जाता है, यानी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग है, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है आदि, इसके द्वारा प्रचार किया जाता है। ईमेल के अंतर्गत मार्केटिंग, तो ईमेल में भी मार्केटिंग देखने को मिल जाती है। ईमेल द्वारा ऑफ़र की जानकारी देना, न्यूज़लेटर भेजना, जो भी अपडेट हुआ है उसके बारे में। कंटेंट की मार्केटिंग देखने को मिल जाती है, जैसे ब्लॉग है, ठीक है। इसके अलावा देखिए आपको वीडियो पोस्ट है, सारी चीज़ों के माध्यम से आपको देखने को मिल जाता है। एफिलिएट मार्केटिंग, दूसरों के प्रोडक्ट को बेचकर कमीशन कमाना। पे पर क्लिक, यानी कि विज्ञापन पर क्लिक होने से पैसा देता है गूगल एड्स। इन्फ्लुएंसर आप देख सकते हैं मार्केटिंग, लोकप्रिय सोशल मीडिया यूज़र के माध्यम से प्रचार करना। तो ये कहलाती है आपकी डिजिटल मीडिया यानी डिजिटल मार्केटिंग के प्रकार। इसके कुछ लेटेस्ट नए ट्रेंड भी आप देखिए, जैसे AI के माध्यम से आपको बहुत हेल्प मिल जाती है, जैसे चैट GPT हो गया, जेमिनी हो गया, को पायलट हो गया। तो इनके माध्यम से कंटेंट और ग्राहकों को सेवा हम दे सकते हैं। AI आधारित आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मतलब आपको किस आपका व्यापार है या जो भी चीज़, तो आप मुझे जो है बता सकते हैं, या फिर आप नीचे जो मोबाइल नंबर है उसमें आप जो है मैसेज कर सकते हैं। वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन, जैसे ओके गूगल, एलेक्सा या जो भी, इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, आपका ध्यान मतलब सर्च को ध्यान में रखना। वीडियो मार्केटिंग और शॉर्ट्स के माध्यम से यहाँ पे आप काम कर सकते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स है, इंस्टाग्राम रील है। इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन, माइक्रो इन्फ्लुएंसर से बड़े ब्रांड का प्रमोशन हो जाता है। चैटबॉट, वेबसाइट पर ग्राहकों से बात करके ऑटोमेटिक बॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्सनलाइज मार्केटिंग, ग्राहक के व्यवहार के अनुसार व्यक्तिगत विज्ञापन दिखाना। एगमेंटेड रियलिटी यानी AR के माध्यम से 3D देखने की सुविधा हो जाती है। और व्हाट्सअप मार्केटिंग, सीधे ग्राहकों को ऑफर को अपडेट कराना। तो आज की डेट में आप देखोगे तो आपको मैसेज आते होंगे, तो व्हाट्सअप ब्लास्टर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपको व्हाट्सअप ब्लास्टर चाहिए अपने बिजनेस के लिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, बहुत कम प्राइस में वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए नीचे देखें, तो नीचे आपको देखने मिल जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, पेमेंट गेटवे क्या होते हैं। पेमेंट गेटवे कुछ प्रसिद्ध के नाम बताना है। तो पेमेंट गेटवे का मतलब क्या हो जाता है। उदाहरण के लिए हम फिर से चलते हैं कहाँ पे, अमेजन पे। तो अमेजन में मान लो ये चीज़ खरीद रहे हैं आप, तो अमेजन के पास पैसा कैसे जाएगा। तो यहाँ पे अमेजन तो लेने हमारे पास नहीं आएगा। तो जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं, उदाहरण के लिए हम यहाँ पे PGDCA की नोट्स, PGDCA सेकंड सेम हम जाते हैं यहाँ पे और सीधे क्लिक करते हैं। तो क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे सामने किसकी विंडो आ गई, रेजर पे की। रेजर पे में हम नाम डालेंगे, जैसे हमने यहाँ नाम डाले कोई भी, ठीक है। इसके अलावा जो भी चीज़ हमको नाम डालना है ये हमने डाल दिए, नाम डाल दिए, और यहाँ ईमेल वगैरह जो भी डाले और पे करें। तो ये पैसा जाएगा सीधे कहाँ पे, जो मतलब व्यापारी है या फिर जो भी व्यक्ति है उसके खाते में, मतलब बैंक में। तो बैंक खाते में कैसे जा रहा है, रेजर पे के माध्यम। तो रेजर पे क्या हो गया, एक कस्टमर और जो आपका व्यापारी, उसके बीच में एक मीडिएटर हो गया। तो मीडिएटर जो होता है, जो क्या करता है, एक कस्टमर से, कस्टमर ने क्या करा, कोई चीज़ पर क्लिक किया और स्टोर में गया, जैसे अमेजन में गया, अमेजन से कोई चीज़ उन्हें सेलेक्ट किया, उसको पेमेंट किया। पेमेंट कहाँ गई, पेमेंट गेटवे के पास, यानी कि बीच में मीडिएटर जो है, जैसे मान लो रेजर पेज हो जाता है, ठीक है, पेपाल हो जाता है या जो भी चीज़ें। तो यहाँ पे इसके CC एवेन्यू भी एक प्रकार का पेमेंट गेटवे है। तो यहाँ पे इसके पास गई, इसने कहाँ ले गया, पेमेंट को प्रोसेस किया, और प्रोसेस करने के बाद किसको दे दिया, ये मर्चेंट जो व्यापारी है उसके बैंक खाते में पहुँच गया। और बैंक खाते में जैसे ही पहुँचा तो एक रिस्पॉन्स जाता है, रिस्पॉन्स गया कहाँ पे, इस प्रकार से रिस्पॉन्स जाते यूज़र के पास जाता, पेमेंट सक्सेसफुल। तो कौन कर रहा है काम, ये सारे काम कर रहा है पेमेंट गेटवे। तो हम सीधे समझ सकते हैं पेमेंट गेटवे का मतलब डेबिट, क्रेडिट कार्ड, UPI पेमेंट या नेट बैंकिंग के माध्यम या वॉलेट के माध्यम से जो भी हम भुगतान कर रहे हैं,
तो बीच में जो ट्रांजैक्शन मेंटेन कर रहा है वो कहलाता है पेमेंट गेटवे, यानी कि एक सॉफ्टवेयर हो जाता है जो कि मीडिएटर के रूप में काम करता है ग्राहक और व्यापारी के बीच में। आप समझ गए होंगे, ये आप प्रोसेस बना सकते हैं इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स। उसके बाद देखिए कैसे काम करता है। तो ग्राहक वेबसाइट ऐप पर कोई वस्तु सेलेक्ट करते हैं, पेमेंट करते हैं। पेमेंट गेटवे ग्राहक के पेमेंट का विवरण जैसे कार्ड नंबर एनक्रिप्ट करता है और सुरक्षित रहता है ये, और यह जानकारी ग्राहक के बैंक खाते को भेजी जाती है। बैंक के लिए मैं मतलब एक प्रकार से बैंक पेमेंट की पुष्टि करता है, उसको वेरीफाई करता है, गेटवे व्यापारी को पेमेंट ट्रांसफ़र करता है और उसके बाद ग्राहक को ट्रांजैक्शन का स्टेटस मिल जाता है, सक्सेसफुल है, फेल है या जो भी है। तो इस प्रकार ये काम करता है। तो ये डायग्राम बना दीजिए प्रोसेस, और उसके बाद इसको आप लिख सकते हैं। इसकी विशेषताएं देखें तो सिक्योरिटी, यानी कि पेमेंट के समय डाटा को एनक्रिप्ट किया जाता है। एनक्रिप्ट मतलब कोडिंग में, यानी थर्ड पार्टी इसको देख नहीं सकती, ठीक है, जैसे ग्राहक को दिखेगा और आपको पेमेंट गेटवे को दिखेगा बस। उसके बाद है मल्टी पेमेंट ऑप्शन, यूपीआई कार्ड, यूपीआई वॉलेट, नेट बैंकिंग, सबका सपोर्ट यहाँ मिल जाता है। रिपोर्टिंग, व्यापारी को हर ट्रांजेक्शन की जानकारी देता है। और रियल टाइम प्रोसेसिंग, यानी कि इंस्टेंट भुगतान यानी पेमेंट की पुष्टि यहाँ पे हो जाती है। उसके बाद भारत के प्रमुख पेमेंट गेटवे की बात करें तो रिजर्व पे अभी मैंने बताया था, छोटे व्यापारी के लिए। उसके बाद देखिए पेमेंट, पेटीएम पेमेंट गेटवे है, तो पेमेंट के साथ साथ वॉलेट यूपीआई की सुविधा। सीसी एवेन्यू बहुत पुराना ये। इंस्टामोजो छोटे व्यापारियों के लिए। कैश फ्री एपीआई बेस्ड सॉल्यूशन हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद आप देखोगे तो आपको बिल डेस्क देखने को मिल जाता है। फ़ोन पे बिजनेस है, गूगल पे बिजनेस, ये सारे पेमेंट गेटवे अभी वर्तमान में उपयोग किए जाते हैं। तो इनके बारे में आप लिख सकते हैं, और आपने उपयोग भी किए होंगे तो आप उसके स्टेप लिख देंगे, ज़्यादा प्रभावकारी रहेगा। चलिए यहाँ पे तो ये बात हो गई, हमने बात की यहाँ पे सेकंड यूनिट की। सेकंड यूनिट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया हूँ। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है, जो भी क्वेरी रहती है, ठीक। और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। चलिए IT टेंट्स की यूनिट 3 के अंतर्गत हम बात करेंगे वायरलेस कम्युनिकेशन एंड मोबाइल कंप्यूटिंग की। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही इनका जो सॉल्यूशन है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसके पहले हमने 2 यूनिट को कवर कर लिया है। यूनिट फर्स्ट जिसके अंतर्गत आपको ई गवर्नेंस और साइबर सिक्योरिटी देखने को मिला। उसके बाद आपको मिला दूसरा यानी कि यूनिट सेकंड जिसके अंतर्गत आपको ई कॉमर्स और डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिले। आई होप आपने उन सारी चीज़ों को पढ़ लिया होगा। इसके पहले आपको जो है कंप्लीट वीडियो देख लेना है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उसके बाद उसकी PDF भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, उसमें कोई मेहनत नहीं लगती है, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, तो उससे क्या होगा, बाकी लोगों को भी फायदा होगा। तो चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं पहला क्वेश्चन जिसके अंतर्गत पूछा है वायरलेस तकनीक को समझाइए। अब वायरलेस तकनीक है क्या, उसके बाद उसके प्रकार पूछा है, जैसे कि ब्लूटूथ है, वाईफाई है, वाईमैक्स है और लाईफाई है। तो इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे कवर करेंगे एक एक करके। तो पहले तो बात करते हैं वायरलेस टेक्नोलॉजी है क्या, यानी कि वायरलेस तकनीक है क्या। तो वायरलेस टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हो जाता है, एक कम्युनिकेशन सिस्टम हो जाता है जो कि बिना तार यानी कि बिना वायर के ये चलता। बिना वायर के चलेगा मतलब सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह भेजेगा बिना वायर के, जिसके अंतर्गत उसको देखने को मिल जाता है रेडियो तरंगे हो जाती है, दूसरा हो जाता है माइक्रोवेव्स, तीसरा हो जाता है इंफ्रारेड सिग्नल। तो इन सभी संसाधनों का या इन सभी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो डाटा और सूचनाएं भेजी जाती है उसे हम बोल देते हैं वायरलेस टेक्नोलॉजी। यहाँ सबसे पहले बात करें हम ब्लूटूथ की, तो ब्लूटूथ के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है आपके आसपास जो छोटा सा नेटवर्क होता है जिसे हम पैन बोल देते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ये शॉर्ट रेंज का मतलब लगभग 10 मीटर के आसपास ये देखने को मिल जाता है। अच्छा जो स्पीड है वो 10 मीटर के अंतर्गत, यानी शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से बोल देते हैं, जिसके अंतर्गत 2.4 गीगाहर्ट्ज ISM यानी कि इंडस्ट्रियल साइंटिफिक एंड मेडिकल बैंड का ये उपयोग करती है। और इसका उद्देश्य विभिन्न जो पर्सनल डिवाइसेस है उनके बीच में डाटा का आदान प्रदान करना है, जैसे कि मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया। तो आप देख सकते हैं अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है एक पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत वो कंप्लीट रूप से ब्लूटूथ से जुड़ा होता है। जैसे साउंड सिस्टम की बात करें, लैपटॉप की है, डेस्कटॉप की है, प्रिंटर है, टैबलेट है, मोबाइल है, स्मार्ट वॉच है, स्मार्ट बैंड है, ईयरफोन है, ये सारी चीज़ें किसके माध्यम से कनेक्ट है, ब्लूटूथ के माध्यम से। तो आप जब भी कोई आंसर लिखे तो आप इस प्रकार का एक डायग्राम बना दीजिए, तो उससे आपके नंबर काफ़ी बढ़ जाएंगे।
इसकी कुछ विशेषताएँ होती है, जैसे दूरी मान लो अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा ब्लूटूथ अच्छा हुआ तो 100 मीटर तक का रेंज हो सकता है। पर मैंने आपको बताया नॉर्मली जो मोबाइल और जो हमारे आस-पास के जो ब्लूटूथ सिस्टम होते हैं वो 10 मीटर के आस-पास अच्छा डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं। स्पीड 1 एमबी पर सेकंड से लेकर 3 एमबी पर सेकंड तक होती है, यानी कि इसके वर्ज़न आप देखोगे तो ब्लूटूथ पहले बहुत पुराना वर्ज़न आता था, अभी की डेट में देखें तो ब्लूटूथ 5.4 आने लगा है। तो यहाँ ब्लूटूथ 5.0 की बात करें तो 50 एमबी तक की स्पीड हो सकती है पर सेकंड। उपयोग क्या है? मोबाइल फ़ोन, हेडफ़ोन, वायरलेस कीबोर्ड, माउस, स्पीकर है, इन सभी को आपस में कनेक्ट करने के लिए ब्लूटूथ का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा यह कम ऊर्जा का उपयोग करता है, यानी सिक्योर पेयरिंग यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसके उपयोग वायरलेस हेडफ़ोन, स्पीकर के लिए, कीबोर्ड, माउस आदि जो पर्सनल डिवाइस उनको कनेक्ट करने के लिए होता है। अब दूसरा जो टेक्नोलॉजी है, वायरलेस टेक्नोलॉजी, उसकी अगर बात करें तो वो हमको देखने को मिल जाती है वाईफ़ाई। वाईफ़ाई का मतलब हो जाता है वायरलेस फिडिलिटी। अब ये वायरलेस फिडिलिटी क्या है? तो एक प्रकार से ये भी वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से हम बिना वायर के डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी ये प्रदान करता है जिसके अंतर्गत 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 5 गीगाहर्ट्ज़ तक के बैंड यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। आप हॉटस्पॉट देखना, अपने हॉटस्पॉट में जाकर देखोगे तो आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी। वाईफ़ाई के माध्यम से हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और विभिन्न नेटवर्क उपकरणों को आपस में कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो वाईफ़ाई आप उपयोग भी करते होंगे, इसके बारे में आप अपने हिसाब से और लिख सकते हैं। इसकी जो दूरी होती है 100 मीटर तक ये काम करता है। वाईफ़ाई की स्पीड 11 एमबी पर सेकंड यानी वाईफ़ाई 4 में मिलता था ये, और 9 जीबी यानी कि 9.6 जीबी पर सेकंड तक वाईफ़ाई 6 में स्पीड देखने को मिल जाती है, यानी काफ़ी तेज़ है। इसका उपयोग घर यानी कि हाउस में, ऑफ़िस में और सार्वजनिक जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं उसमें इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए उपयोग किया जाता है। घर, ऑफ़िस, इंटरनेट के लिए सार्वजनिक स्थानों पर मुफ़्त फ्री वाईफ़ाई, कैफ़े है, मॉल है, इनमें इसका उपयोग किया जाता है वाईफ़ाई का। इसके अलावा वाईमैक्स की बात करें तो आज की डेट में आपने देखा होगा जो जियो का फाइबर आ गया है, जियो का फाइबर बोले तो जिसके अंतर्गत आपको बिना वायर के घर में एक रिसीवर लगा दिया जाता है घर के ऊपर आउटडोर में, और वो टावर से क्या कर लेता है, बिना वायर के रिसीव कर लेता है। तो वो एक प्रकार से वाईमैक्स का ही उदाहरण है, जिसका मतलब हो जाता है वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेटिबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। तो इसका फुल फॉर्म है, और यह हाई स्पीड वायरलेस ब्रॉडबैंड तकनीक है। मतलब आज की डेट में देखो तो ये बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाता है दूरस्थ स्थानों के लिए, पर थोड़ा सा महंगा होता है, और जब तेज़ चलेगा और बिना वायर के चलेगा तो थोड़ा सा महंगा होगा। टीवी का कनेक्शन साथ में मिल रहा है इसके, ठीक है। हालांकि इंटरनेट बस भी मिल जाता है, पर कंपनी के आधार पर डिपेंड करता है। तो व्यापक क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करता है। इसका जो प्रोटोकॉल हो जाता है वो IEEE 802.16 यहाँ पे देखने को मिल जाता है, इसका जो प्रोटोकॉल है। ईथरनेट के भी बहुत सारे प्रोटोकॉल हो जाते हैं, जैसे 802.3 देखने को मिल जाता है, 2 देखने को मिल जाता है, 4 है, इस प्रकार। इसकी दूरी की अगर बात करें तो 30 मील है। 30 मील मतलब 50 किलोमीटर से तक का जो इंटरनेट प्रदान कर सकता है ये। इसके अलावा वाईमैक्स जो है डाउनलोड स्पीड 40 एमबी पर सेकंड तक हो सकती है। बड़े क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, दूर दराज के क्षेत्र में। तो उपयोग आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका लाईफाई है। तो लाईफाई की अगर बात करें तो लाइट फिडिलिटी, जैसे वायरलेस था वायरलेस फिडिलिटी वाईफाई, ऐसे लाइट फिडिलिटी है। लाइट फिडिलिटी का मतलब जहाँ भी एलईडी का उपयोग करके, ये जैसे एलईडी यहाँ पे जल रही है तो इसी में इस प्रकार की व्यवस्था कर दी गई है कि जहाँ तक एलईडी का लाइट जाएगा वहाँ तक इंटरनेट एक्सेस मिलेगा। तो इस प्रकार की तकनीक को बोल देते हैं लाइट फिडिलिटी। तो डेटा ट्रांसमिशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लाइट के माध्यम से एलईडी बल्ब के जरिए डेटा ट्रांसफ़र होता है, और इंफ्रारेड लाइट और विजिबल लाइट का इस्तेमाल करती है। इसकी स्पीड की बात करें तो डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड इसकी 1 जीबी पर सेकंड से लेकर अधिक हो सकती है। सिक्योरिटी की बात करें तो लाइट की तरंगें दीवारों से नहीं गुजरती, इस कारण बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। और लाईफाई का उपयोग जो है घर में यानी कि हाउस में, ऑफिस में देखने को मिल जाता है। पब्लिक प्लेसेस में हाई इंटरनेट स्पीड के लिए यहाँ पर उपयोग किया जाता है। लाईफाई का उपयोग आप पढ़ सकते हैं, सब में आप डिफरेंस देख लीजिए। देखिए ब्लूटूथ, वाईफाई, वाईमैक्स, लाईफाई में ये डिफरेंस वाला टेबल आप बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा फील आएगा आंसर में, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाता है आपको मोबाइल नेटवर्क। तो मोबाइल नेटवर्क है क्या, और साथ में 1G से लेकर 5G, यहाँ तो 2G पूछा है पर 1G से हमको पढ़ना है। तो 1G आपका टेबल मैं दिखा दूंगा अभी। तो 2G से लेकर 5G तक की विशेषताओं को यहाँ पे बताना है। सबसे पहले बात करते हैं मोबाइल नेटवर्क है क्या। तो मोबाइल नेटवर्क का मतलब हो जाता है वायरलेस कम्युनिकेशन। ये भी वायरलेस कम्युनिकेशन चलता है, जैसे आपके मोबाइल में बिना वायर के सारी चीज़ें कनेक्ट होती है। ये जिससे मोबाइल डिवाइस बिना किसी तार के एक दूसरे से इंटरनेट के जरिए जुड़ पाते हैं,
और इसमें अलग अलग प्रकार की जनरेशन देखने को मिली 1 से लेकर 5G तक की। तो इनको हम एक एक करके देखते हैं। जैसे मान लो 1G की बात करें तो 1G इस प्रकार के फ़ोन हुआ करते थे, देखिए एंटीना लगा होता था। 2G में भी एंटीना लगा होता था, पर 3G से एंटीना गायब हो गया है। तो यहाँ देखोगे तो 1G की जो स्पीड थी साइकिल की रफ्तार के जैसी थी, और 2G की स्पीड स्कूटर की रफ्तार बन गई, उसके बाद कार की रफ्तार बन गई, फिर एरोप्लेन, और फिर आपकी रॉकेट बन गई। तो एरोप्लेन से ज़्यादा तेज कौन दौड़ता है, रॉकेट या मिसाइल। तो इस प्रकार इनके जो चेहरे भी है बदलते गए और इनकी स्पीड भी बदलते गई। तो थोड़ा सा और देख लेते हैं ओवरव्यू इनका। तो पहले 1G की बात करें तो 1G में जो सिग्नल हुआ करते थे वो एनालॉग हुआ करते थे। देख रहे हैं आप, इस प्रकार से तरंगे के माध्यम से चल रहा है, मतलब एनालॉग वॉइस कॉल होता था 1980 के आसपास में। फिर आ गया 2G। 2G में डिजिटल वॉइस कॉल आ गया, साथ में SMS की फैसिलिटी आ गई। 0 और 1 की टेक्नोलॉजी में काम करने लगे 1990 के दशक के आसपास। 3G आया तो मोबाइल में इंटरनेट भी आ गया, स्मार्टफोन कहे जाने लगे, ठीक है। क्लाउड आधारित काम होने लगा यहाँ पे 2000 के आसपास में। फिर 4G आया, तो 4G तो अभी आया 2016, मतलब 2010 और 2020 के आसपास में। तो आप देख सकते हैं फास्ट मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी और वोल्टी देखने को मिल जाता है। अच्छा, वोल्टी और एलटी का फुल फॉर्म आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा 5G की बात करें तो 5G आया 2020, मतलब 2020 से 30 के बीच में हम समझ सकते हैं। तो एनहेंस गीगाबाइट इंटरनेट यहाँ देखने को मिला, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स यहाँ देखने को मिल जाता है। तो ये क्रम है, कुछ इस प्रकार आप समझ सकते हैं एक ओवरव्यू के माध्यम से। थोड़ा और डिस्क्राइब इनको करते हैं हम। तो 2G 1G हम देख लिए यहाँ पे किस प्रकार का काम करती थी, 2G से देख लेते हैं। तो 2G में 1900, एक बात है यहाँ पे, 1980 से 90 के बीच में 1G था, परंतु उसके बाद 90 के बाद क्या आया, 2G आया। तो 2G में जो स्पीड हुआ करती थी 64 KB पर सेकेंड से लेकर 128 KB पर सेकेंड तक, काफ़ी सीमित हुआ करती थी। वॉइस कॉलिंग यहाँ पे देखने को मिला, डिजिटल रूप से SMS हो गया, शॉर्ट मैसेज सर्विस। फिर GSM की फैसिलिटी आ गई, और CDMA कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस की। छोटे क्षेत्रों में अच्छी कनेक्टिविटी, बड़े क्षेत्रों में धीमी स्पीड यहाँ पे मिल जाती थी, ठीक है। कहा किस चीज़ के लिए उपयोग किया जाता है तो वो आप एक देख सकते हैं। 3G की बात कर लेते हैं। 3G मतलब थर्ड जनरेशन, ये 2000 के आसपास यहाँ शुरुआत देखने को मिल जाती है। हाई स्पीड मोबाइल डेटा, जो GPRS हम बोल सकते थे। GPRS का फुल फॉर्म आप बताइए कमेंट बॉक्स में। मल्टीमीडिया एप्लीकेशन यहाँ पर सपोर्ट किया जाता था। 2 MB से 5 MB तक की स्पीड मिल जाती थी। किस चीज़ के लिए उपयोग किया जाता था, वॉइस कॉलिंग के लिए, वीडियो कॉलिंग के लिए, मोबाइल इंटरनेट के लिए, मल्टीमीडिया मैसेजिंग के लिए, ठीक है। और प्रमुख तकनीक हम देखें तो UMTS यानी कि यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, CDMA 2000 यहाँ पे देखने को मिला। अधिक डेटा ट्रांसफ़र स्पीड और बेहतर नेटवर्क कवरेज यहाँ पे देखने को मिल जाने लगा। फोर्थ जनरेशन 4G जिसे हम बोल देते हैं, 2010 के आसपास इसे लागू किया गया। HD वीडियो स्ट्रीमिंग, हाई स्पीड मोबाइल ब्रॉडबैंड, ये सारी चीज़ों के लिए यहाँ 100 MB से लेकर 1 GB तक की स्पीड मिलने लगी। और वॉइस कॉलिंग के लिए वोल्टी यहाँ देखने को मिलने लगा। मोबाइल इंटरनेट, HD वीडियो स्ट्रीमिंग, स्ट्रीमिंग मतलब जैसे यूट्यूब में आप देख रहे हैं तो स्ट्रीमिंग कही जाती है। LT लॉन्ग टर्म एवुलेशन, वाईमैक्स यहाँ देखने को मिला। और कम लेटेंसी और जो हाई स्पीड डेटा है वो देखने को मिलने लगा। इसके बाद 5G की बात करें तो फिफ्थ जनरेशन 2020 के प्रारंभ में इसको उपलब्ध करा दिया गया। मोबाइल ब्रॉडबैंड, अल्ट्रा लो लेटेंसी और मैसिव IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर सिद्ध हुआ है, और 4G से कहीं अधिक है। अभी ट्रायल में चल रहा है, परंतु आगे जाकर जो है जब 6G आएगा तो ये फाइनली यहाँ पे सही रूप से चलने लगेगा। उसके बाद देखिए 1 GB से लेकर 10 GB तक की स्पीड यहाँ पे मिल जाती है। वॉइस कॉलिंग, VoNR देखने को मिल जाता है। अल्ट्रा फास्ट मोबाइल इंटरनेट, मैसिव IoT यहाँ देखने को मिल जाता है। इसमें कुछ तकनीक है, रेडियो, न्यू रेडियो यानी कि NR, MM वेव्स, मिलीमीटर वेव यहाँ देखने को मिल जाता है। सब 6 गीगाहर्ट्ज़ का डायनेमिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग देखने को मिल जाती है। इसके बाद इनमें सब में आप कंपैरिजन टेबल बना सकते हैं सबका इस प्रकार से, तो आपको थोड़ा मतलब जो है नंबर और अच्छे मिलने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मोबाइल कंप्यूटिंग क्या है। मोबाइल कंप्यूटिंग क्या है, इसके लाभ बताइए, इसकी चुनौतियाँ यानी कि इसके चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि एडवांटेजेस भी बताना है और इसके चैलेंजेस भी बताना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मोबाइल कंप्यूटिंग क्या है। तो मोबाइल कंप्यूटिंग का मतलब कंप्यूटर सिस्टम, इंटरनेट और अन्य तकनीकी सेवाओं का उपयोग किसके माध्यम से करा जा रहा है, मोबाइल के माध्यम से। तो मोबाइल डिवाइसेस का उपयोग हम किसके लिए कर रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम, इंटरनेट और अन्य सूचना तकनीक सेवाओं के लिए, जैसे कि स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप। जब ऐसा हम उपयोग कर रहे हैं तो इसको हम बोल देते हैं क्या, मोबाइल कंप्यूटिंग। इनके द्वारा बिना किसी स्थिर कनेक्शन के इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि बिना वायर के इसका उपयोग कर सकते हैं हम, बिना एक जगह रुके। इसमें डेटा ट्रांसफ़र, इंटरनेट की ब्राउजिंग, ईमेल सेंड करना, विभिन्न एप्लीकेशंस का उपयोग करना, इस सारी चीज़ें शामिल है। जबकि
कि उपयोगकर्ता जो यूज़र होता है कहीं भी और कभी भी मोबाइल डिवाइस का उपयोग कर सकते हैं। तो इसी को हम बोल देते हैं मोबाइल कंप्यूटिंग। एक प्रकार का वायरलेस कम्युनिकेशन है, पोर्टेबल डिवाइस के माध्यम से काम करता है, जिससे उपयोगकर्ता यानी कि जो यूज़र होता है वो अपनी मोबाइल डिवाइस के माध्यम से कहीं भी नेटवर्क से कनेक्ट हो सकता है। तो इसी को हम बोल देते हैं मोबाइल कंप्यूटिंग। आज की डेट में हर बंदा मोबाइल कंप्यूटिंग का उपयोग कर रहा है, क्योंकि एंड्रॉयड मोबाइल हर एक के पास में है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए एक मोबाइल जो है दूसरे मोबाइल से कहीं भी किसी भी समय आप जो है वाईफाई, ब्लूटूथ, बाईमैक्स या फिर सैटेलाइट के माध्यम से जुड़ा हुआ है। तो इसी को हम मोबाइल कंप्यूटिंग की संज्ञा दे सकते हैं। तो इसको आप डायग्राम इस प्रकार बना दीजिए तो थोड़ा सा अच्छा फील आएगा। इसके कुछ एलिमेंट्स यानी कि इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं मोबाइल कंप्यूटिंग के घटक जिन्हें हम बोलते हैं। तो सबसे पहले तो मोबाइल हार्डवेयर चाहिए, जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप या अन्य पोर्टेबल डिवाइस। दूसरा, मोबाइल के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है iOS एप्पल के फ़ोन के लिए, एंड्रॉयड चाहिए आपके लिए जो नॉर्मल फ़ोन आते हैं, और अन्य सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन। फिर वायरलेस कम्युनिकेशन, जैसे वाईफाई चाहिए, 3G 4G 5G के अंतर्गत कोई भी टेक्नोलॉजी चाहिए, मोबाइल नेटवर्क, मोबाइल डाटा, डेटा ट्रांसफ़र और सिंक्रोनाइजेशन जैसे इंटरनेट और क्लाउड सेवाओं के माध्यम से इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स कहलाते हैं मोबाइल कंप्यूटिंग के लिए, आप इनको दर्शा सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल कंप्यूटिंग के लाभ देखिए तो स्थान और समय की स्वतंत्रता रहती है, कहीं भी इसका उपयोग कर सकते हैं। जो कम्युनिकेशन उसमें काफ़ी सुधार देखने को मिल जाता है, सुविधाजनक रूप से इंटरनेट का उपयोग हम कर सकते हैं। उसके बाद मोबाइल एप्लीकेशन यहाँ देखने को मिल जाता है, कई मोबाइल एप्लीकेशन हम इनमें उपयोग कर सकते हैं, जैसे बैंकिंग के है, शॉपिंग के है, सोशल मीडिया है। बिजनेस प्रोसेस में सुधार हो गया है क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से। इसके अलावा आप देखोगे तो आपको जो है व्यक्तिगत और जो प्रोफेशनल है उन कार्यों में सुधार देखने को मिल जाता है। तो ये आप मुख्य हेडिंग डाल के इनको आप समझा सकते हैं। कभी भी आप इस प्रकार नहीं समझाइए जो मैं यहाँ पर दर्शा दिया हूँ। सबसे पहले आपको जितने भी पॉइंट है, जैसे मान लीजिए 1 नंबर 2 3, तो इनको सबको लाइन बाय लाइन एक एक करके आप ऐसे दर्शा दीजिए, और दर्शाने के बाद एक एक करके ऐसे हेडिंग डाल के इनको समझाना है, तब आपका आंसर थोड़ा इफेक्टिव लगेगा। उसके बाद आपको मोबाइल कंप्यूटिंग के इम्पैक्ट यानी कि इसके प्रभाव या इसके चैलेंजेस हमको देखने को मिल जाते हैं। इनको भी आप पॉइंट पॉइंट के हिसाब से समझा दीजिए बुलेट्स में, और फिर एक एक करके डिस्क्राइब कीजिए। तो डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता यहाँ देखने को मिल जाती है, पर खतरा भी है। मतलब जैसे डेटा इंक्रिप्शन नहीं है तो खतरा कैसे, कि भाई डेटा चोरी होने का डर है, हैकिंग का डर है, ठीक है, बीच में डेटा को ब्रीच कर दिया जाता है, तो ये डर हमेशा बना रहता है। इसलिए मोबाइल कंप्यूटिंग में डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता पर सवाल उठ सकते हैं। नेटवर्क की कनेक्टिविटी, कभी नेटवर्क कमज़ोर होता है तो हमारा जो काम है वो धीरे हो जाता है, यानी कि बहुत स्लो हो जाता है, तो सिग्नल कमज़ोर हो सकता है। फिर बैटरी की बात करें, मोबाइल में बैटरी होती है, और कभी भी देखिए हम कहीं ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे चार्जिंग की फैसिलिटी नहीं है, तो बैटरी के कारण जो है हमारे काम रुक सकते हैं। फिर हैवी एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिससे डाटा भी ज़्यादा लगता है, ठीक है, और मोबाइल में जो है लोड भी ज़्यादा हो जाता है, तो ये दिक्कत भी देखने को मिल जाती है। डिवाइस और सॉफ्टवेयर अपडेट की समस्या हमेशा बने रहती है, अगर डिवाइस अपडेट नहीं है तो एरर और सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। फिर लिमिटेड स्क्रीन साइज़, मतलब मोबाइल में आप देखोगे 6.7 के आसपास की स्क्रीन देखने को मिल जाती है। तो लिमिटेड स्क्रीन साइज़, अगर बड़े मोबाइल पर मतलब बड़े स्क्रीन पर काम करना चाहते हैं कुछ बड़े डेटा पे, तो हमको मोबाइल में थोड़ी अनकंफर्टेबल लगेगा। तो ये हो जाता हमारा मोबाइल कंप्यूटिंग के लाभ, मोबाइल कंप्यूटिंग क्या है और उसके चैलेंजेस। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, आप इनको पढ़कर और लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो हमको मिलता है सिम कार्ड का मैनेजमेंट। पहले तो बात कर लेते हैं सिम कार्ड है क्या। तो सिम कार्ड क्या है, सिम कार्ड आप देख सकते हैं अपने मोबाइल में यूनिक मतलब एक प्रकार से यूनिक नंबर प्रोवाइड होता है, जिसके थ्रू आप कॉलिंग कर सकते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, साथ ही उसमें जो है आप इंटरनेट उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए एक यूनिक नंबर उपयोग किया जाता है, ठीक है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल कार्ड इसे हम बोल देते हैं। तो ये एक मिनी सिम कार्ड आता था, फिर उसके बाद माइक्रो आ गया, फिर नैनो आ गया, नैनो के बाद ई सिम आ गया। आजकल एम्बेडेड सिम आने लगी है, मतलब मोबाइल लो, मोबाइल के साथ में एम्बेडेड सिम। सिम चोरी होने का कोई खतरा नहीं है, सिम गिरने का कोई खतरा नहीं है, तो ई सिम यहाँ काम करती है। अभी नैनो सिम ज़्यादा चल रही है, हर एक मोबाइल में 2 सिम लग जाती है, 1 सिम लग जाती है। इसे नैनो सिम को 4FF बोलते हैं, माइक्रो सिम को 3FF और मिनी सिम को 2FF बोला जाता है। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं सिम कार्ड की। तो सिम कार्ड मैनेजमेंट यानी इसका मतलब हो जाता है इसकी देख रेख और इसको ऑपरेट करना, मैनेज करना, ये सारी चीज़ इसके अंतर्गत आ जाती है, ठीक है। जैसे सिम कार्ड के लिए विभिन्न जो एस्पेक्ट देखे जाते हैं, जैसे कि आधिकारिक जानकारी, डेटा मैनेजमेंट, सिक्योरिटी
और जो यूज़ है उसका कंट्रोल करना होता है, सारे मैनेजमेंट के अंतर्गत आ जाते हैं। तो सिम कार्ड का उपयोग स्मार्टफोन, टैबलेट और अन्य डिवाइसेस में, यहाँ तक कि लैपटॉप में भी किया जाता है कहीं कहीं। ठीक है, यह मोबाइल ऑपरेटर द्वारा प्रदान किया जाता है। सिम कार्ड का मुख्य कार्य नेटवर्क से जुड़े रहने और नेटवर्क ऑपरेटर से जुड़े सेवा जो पैकेज होते हैं या सर्विस पैकेज उसको सक्रिय करने के लिए होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मोबाइल कार्ड मैनेजमेंट के लिए मुख्य घटक सिम एक्टिवेशन। तो सिम एक्टिवेशन क्या है? जब भी हम खरीदते हैं तो उसे एक्टिवेट कराना होता है। ठीक है, जैसे यूएसएसडी कोड, एसएमएस या ऑनलाइन एक्टिवेशन के माध्यम से। अब आधार कार्ड के माध्यम से भी एक्टिवेट होता है, आपको देखने को मिला होगा जब आप नई सिम कार्ड लेते हैं तो उसमें आपको चीज़ें देखने को मिल जाती होगी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं सिम डीएक्टिवेशन। जब मोबाइल गुम जाता है तो डीएक्टिवेशन की ज़रूरत हमको पड़ती है। कॉल सेंटर में हम कॉल करते हैं, जो हमारे मतलब सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे जियो है, आइडिया है, जो भी है, तो उनको कॉल करके हमको सिम को डीएक्टिवेशन कराना होता है। सिम कार्ड की जानकारी को अपडेट कराना, जैसे उपयोगकर्ता यूज़र का नाम, कभी कभी किसी और दूसरे के नाम से हमने सिम ले लिए होते हैं पर हमको हमारा अपडेट कराना होता है, तो आधार कार्ड जमा करके या आईडी जमा करके हम इसको अपडेट करा सकते हैं। सिम कार्ड लॉकिंग और अनलॉकिंग, लॉक कराना, अनलॉक कराना, ये भी विशेष प्रकार का काम है जब नेटवर्क बदलता है या फिर आप जो है मोबाइल गुम जाता है, सिम कार्ड गुम जाता है, तब ये स्थिति आती है। फिर सिम प्रोफाइल मैनेजमेंट, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इंटरनेट एक्सेस पॉइंट यानी कि एपीएन, हाँ सर्विस सेटिंग, ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिल जाती है। सिम की सिक्योरिटी, जैसे पिन कोड है, पीयू की कोड है, इनक्रिप्शन, पुराने मोबाइल में आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा देखने को मिल जाती थी। इसके बाद सिम कार्ड मैनेजमेंट के लाभ क्या है? नेटवर्क एक्सेस और पहचान, यानी कि नेटवर्क सेवाओं जैसे कॉलिंग, इंटरनेट, एसएमएस का उपयोग करने की अनुमति मिलती है। सिक्योरिटी की बात करें तो सिम कार्ड में एन्क्रिप्शन और पिन कोड जैसी सुरक्षाएँ, सिक्योरिटी सुविधाएं होती है जो उपयोगकर्ता यानी जो यूज़र होता है उसकी पहचान को सुरक्षित रखती है। मोबाइल नेटवर्क सेवाओं का बेहतर उपयोग यहाँ देखने को मिल जाता है। सुविधा सेवा परिवर्तन है, सुविधाजनक सेवा परिवर्तन ये देखने को मिल जाता है। सिम कार्ड मैनेजमेंट की चुनौती देखें तो यहाँ देखें सिम कार्ड हानि यानी कि थेफ्ट, चोरी हो जाने के, चोरी हो जाता है तो उसके कारण ये जो है हमको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अप्रासंगिक या गलत सेटिंग, सिम कार्ड की नेटवर्क सेटिंग ठीक नहीं है तो उसके कारण ये देखने को मिल जाता है। सिम कार्ड लॉकिंग अनलॉकिंग की समस्या, सिम कार्ड पर अधिक डेटा स्टोर करने की समस्या, तो ये कुछ चुनौतियां हैं जो आप पढ़ सकते हैं एक बार और अपने एग्जाम में आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी यूनिट के अंतर्गत हमको देखने को मिल जाता है आईपी टेलीफोनी। आप मोबाइल से कॉल करते हैं, मान लो ए पर्सन जो है किसको कॉल कर रहा है? बी को। किसके माध्यम से? मोबाइल के माध्यम से। पर हम मोबाइल का उपयोग नहीं करना है, मोबाइल का उपयोग ना करके हम इंटरनेट के जरिए क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को अगर कॉल करते हैं और बातचीत करते हैं तो उसको हम बोल देते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीफोनी यानी कि आईपी टेलीफोनी। आज की डेट में आप जो है व्हाट्सअप से वॉइस कॉल करते हैं ना, तो वॉइस कॉल अगर करोगे तो अगर सिम भी नहीं है तो वॉइस कॉल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इंटरनेट का उपयोग कर रहा है। तो इसी को हम बोल देते हैं आईपी टेलीफोनी यानी कि आईपी प्रोटोकॉल यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करके वॉइस कॉल करने की प्रक्रिया को कैपेबल बनाता है। इसका मतलब है पारंपरिक टेलीफोन नेटवर्क की बजाय हम वॉइस कॉल और डेटा इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से ट्रांसमिट कर सकते हैं। आईपी टेलीफोनी वॉइस और मल्टीमीडिया डेटा को पैकेट स्विचिंग के माध्यम से भेजती है जो इंटरनेट नेटवर्क की संरचना का हिस्सा है। इसे अक्सर वॉइस ओवर आईपी यानी कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल या वीओआईपी कहा जाता है, जो वॉइस डेटा को डिजिटल पैकेट में बदलकर इंटरनेट के माध्यम से भेजता है। ठीक है, आज की डेट में आपने इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारे कॉल वाले ऐप आ गए हैं तो उसको आप उपयोग कर सकते हैं, जिसे हम आईपी टेलीफोनी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये आप इसका उपयोग कर सकते हैं। एक तरफ से इंटरनेट के माध्यम से हमने कॉल करे हैं। उसके बाद इसके कुछ घटक है, जैसे आईपी फ़ोन देखने को मिल जाता है। आईपी फ़ोन का मतलब हो जाता है विशेष प्रकार का फ़ोन है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं, पारंपरिक टेलीफोन नेटवर्क की बजाय ये उपयोग करते हैं, जैसे वाईफाई और ईथरनेट। फिर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल गेटवे की बात करें, गेटवे मतलब मीडिएटर होता है। फिर सॉफ्ट फ़ोन की ज़रूरत पड़ती है, मतलब नॉर्मली सॉफ्ट फ़ोन क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ चलेंगे हम तो आपको सॉफ्ट फ़ोन देखने को मिल जाएंगे। चलिए मैं आपको सॉफ्ट फ़ोन दिखा देता हूँ। ये देखिए सॉफ्ट फ़ोन, मान लीजिए ये वाला फ़ोन है, ये फ़ोन है। ठीक है, ये फ़ोन आपका फिजिकल फ़ोन है। पर अगर सॉफ्ट फ़ोन की बात करें तो सॉफ्ट फ़ोन जो होता है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे कोई फ़ोन होता है जो सॉफ्ट फ़ोन, जैसे इस प्रकार आप देखोगे तो ये फ़ोन जैसा ही दिखेगा, पर ये फ़ोन नहीं है, ये सॉफ्टवेयर वाला फ़ोन है, इसलिए इसे सॉफ्ट फ़ोन बोल दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपको आईपी नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। फिर इसके मुख्य कार्य की बात करें तो वॉइस डेटा को पैकेट में बदलता है।
डेटा पैकेट्स का इंटरनेट नेटवर्क के माध्यम से ट्रांसफ़र करता है, पैकेट्स का पुनः संयोजन करता है, उसके बाद साउंड सिग्नल का उत्पादन करता है। तो ये हो जाते हैं इसके कुछ कार्य जो सीक्वेंस में आप देख सकते हैं। फिर इसके लाभ देखें तो कम लागत यहाँ पे हो जाती है, यानी कि कॉस्ट नहीं लगती ज़्यादा, सुविधाजनक मोबिलिटी, उसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबल है, एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन देखने को मिल जाता है, मल्टीफंक्शनल होता है। उसके बाद इसके कुछ चुनौतियाँ यानी कि इसके कुछ चैलेंजेस देखें तो हमेशा नेटवर्क पर निर्भरता देखने को मिल जाती है। भाई इंटरनेट नहीं रहेगा तो सिंपल सी बात है आईपी टेलीफोनी संभव नहीं है। सिक्योरिटी की टेंशन रहती है, सिक्योरिटी यहाँ कम देखने को मिल जाती है, जैसे हैकिंग, डेटा चोरी, फिशिंग की समस्या मिल जाती है। फिर हाई पिंग और कॉल ड्रॉप की समस्या देखने को मिल जाती है, मतलब लेटेंसी जो है कम हो जा लेटेंसी ज़्यादा हो जाती है, मतलब देर लगती है। हम कॉल करते हैं तो देर से, आप देखे होंगे जब आप व्हाट्सअप से वॉइस कॉल करते हैं तो जब आप बोल देते हैं सामने वाले के पास थोड़ा देर से जाता है, यानी कि कॉल ड्रॉप और गड़बड़ी होने की समस्या देखने को मिल जाती है। आवश्यक और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये हो जाता है आपका आईपी टेलीफोनी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर एक चीज़ और देख लेते हैं जिसके माध्यम से हम देखें जीआईएस, आईएसपी और एडॉक नेटवर्क देखने को मिल जाता है। तो जीआईएस जब आप गूगल के माध्यम से, मैं आपको दिखाता हूँ सीधे प्रैक्टिकल, यहाँ चलते हम और हम चलते हैं यहाँ देखिए गूगल मैप की सहायता से हम देखते हैं। जैसे यहाँ चले, ये देखिए गूगल मैप हमारे पास में, और गूगल मैप हमको अलग अलग तरीके से डेटा को दिखाने का काम करता है पूरे। देखिए ये हो गया हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी के माध्यम से हम देखते हैं हमारा प्यारा भारत। चलिए भारत को देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमको भारत, यहाँ जो ऑस्ट्रेलिया है वो दिख रहा है, और भारत कहाँ दिखेगा, ये देखिए हमारा प्यारा भारत। और हमारे प्यारे भारत में हम चलते हैं कहाँ पे, हम देखते हैं, चलिए हमारी सिटी छिंदवाड़ा। तो यहाँ देखिए जब हम इसको ऐसे देखेंगे तो हमको देखिए पूरा कंप्लीट रूप से दिख रहा है। अब इसमें कंप्लीट में हमको देखिए ये जो भी चीज़ें हमको दिख रही है, देखिए यहाँ बिल्डिंग से दिख रही है, सड़कें दिख रही है, ठीक है, कोई पार्क वगैरह या जो भी चीज़ हमको दिख रही है पूरा एक साथ दिख रही है। पर एक साथ दिख रही है तो ऐसा थोड़ी कि एक साथ ही होगी, एक साथ नहीं है। तो ये क्यों नहीं है आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप जाओगे तो इस लेयर में भी जाकर देखोगे तो देखिए इस प्रकार से आप जो है मैप के माध्यम से देख सकते हैं, सैटेलाइट माध्यम देख सकते हैं, ट्रैफिक है, ट्रांजिट है, बाइकिंग है, और मोर लेयर आप देख सकते हैं। देखिए बहुत सारी लेयर यहाँ देखने को मिल जाती हैं। तो मैं समझाता हूँ आपको, जो आपको जीआईएस मतलब ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम इसे बोला जाता है, जिसके अंतर्गत मैप है, रिपोर्ट है और डेटा का विश्लेषण करना शामिल हो जाता है। तो जीआईएस के अंतर्गत हमको जो रियल वर्ल्ड है वो इस प्रकार का दिखता है, पर जीआईएस में आप देखोगे तो हर चीज़ को अलग से कैप्चर किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए डाटा यहाँ दिखेगा, फिर वाटर बॉडीज अलग दिखेगी, बाउंड्रीज अलग दिखेगी, रूट्स यानी रास्ते अलग दिखेंगे, बिल्डिंग्स अलग दिखेगी, उसके बाद एलिवेट किया जाएगा सारी चीज़ों को, एलिवेशन, उसके बाद जो है फुल व्यू इस प्रकार का दिखता है जो हमने अभी सैटेलाइट व्यू में देखा है। तो ये जीआईएस के अंतर्गत इतनी सारी लेयर काम करती है, रियल वर्ल्ड को इस प्रकार अलग अलग टुकड़ों में ये बांटता है। ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि कंप्यूटर आधारित एक सिस्टम है जो ज्योग्राफिक डेटा को स्टोर करता है, उसको एनालाइज करता है, उसको मैनेज करता है और उसको पर जो है आपको डिस्प्ले कराता है, यानी डिस्प्ले मतलब प्रदर्शित कराता है। तो इन सभी काम के लिए यूज़ किया जाता है जीआईएस। या विभिन्न प्रकार के जो स्थानिक डेटा होते हैं उसको एकत्रित करता है, भौगोलिक और भौतिक स्थान को मापता है, जैसे कि मानचित्र को यानी मैप को, रिपोर्ट को और विश्लेषण का निर्माण किया जाता है। तो आप इस प्रकार ये बनाकर अपने आंसर को लिख सकते हैं। इसके मुख्य कार्य क्या है, मैप बनाना यानी मानचित्र बनाना, डेटा को विश्लेषण करना, और जो नैतिक और संकट प्रबंधन है उसका मैनेजमेंट करना। ये सारी चीज़, जैसे गूगल मैप आप देख सकते हैं, आर्क जीआईएस जो मैंने अभी दिखाया आपको गूगल मैप। इसके अलावा आईएसपी की बात करें, ऐसी कंपनी जो इंटरनेट की सेवा प्रदान करती है। जैसे इंटरनेट है हमारे तक तो सीधे नहीं आ सकता, तो किसके माध्यम से आता है, एक संस्थान या एक संस्था के माध्यम से आता है, एक कंपनी के माध्यम से आता है। तो एक कंपनी जो इंटरनेट की सेवा प्रदान करती है उसे हम बोल देते हैं आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे डीएसएल है, फाइबर ऑप्टिक है, केबल, ये सारे कनेक्शन ये प्रोवाइड करती है। आज की डेट में आईएसपी की बात करें तो अलग अलग है। जैसे जियो की बात करें, ये आईएसपी कह सकते हैं इसको, क्योंकि कॉल और इंटरनेट दोनों सेवा प्रदान कर रहे हैं। आईएसपी हमेशा जो है इंटरनेट के साथ साथ कॉल की फैसिलिटी नहीं देती, मतलब इंटरनेट जो प्रदान करेगी वो आईएसपी है, पर कभी कभी आज की डेट में देखोगे तो इंटरनेट के साथ साथ वॉइस कॉल भी प्रदान किया जा रहा है। मतलब जो कंपनी वॉइस कॉल दे रही है वो आपको इंटरनेट भी दे रही है। तो आप इसके मुख्य कार्य लिख सकते हैं। उसके अलावा एडॉक नेटवर्क,
ढेर सारे मोबाइल मतलब जितने भी मोबाइल है वो आपस में कनेक्ट है किसके माध्यम से, बिना वायर के। ठीक है, अस्थायी नेटवर्क बोल सकते हैं। तो इसी को हम बोल देते हैं एक प्रकार से केंद्रीय आधार नहीं होता है। ये तो इधर उधर चलते रहते हैं, मोबाइल डिवाइसेस, सेंसर्स और वायरलेस उपकरणों के बीच कम्युनिकेशन होता है इस प्रकार से। तो उसे हम एडॉक नेटवर्क बोल देते हैं। ठीक है, अस्थायी नेटवर्क स्वयं निर्मित होता है, अस्थायी नेटवर्क होता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखो कि इसकी विशेषता है तो डायनेमिक नेटवर्क होता है, बदलते रहता है। पारंपरिक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं होती है और सेंसेबल होता है, यानी संवेदनशील वातावरण में उपयोग किया जाता है। ये मोबाइल एडॉक नेटवर्क यानी मैनेट भी से बोल देते हैं, और व्हीकलर एडॉक नेटवर्क यानी कि वीनेट भी बोल देते हैं। इसका जो है निष्कर्ष आप इस प्रकार लिख सकते हैं, तीनों चीज़ें अलग अलग भी पूछी जा सकती है और एक साथ भी पूछी जा सकती है। चलिए, ये तो बात हो गई किसकी, यूनिट थर्ड के बारे में हमने बात करी, IT टेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ में उनके सॉल्यूशन की। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। पहली बार चैनल पर आए हो तो आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ है वो आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, बेल आइकन को क्लिक कर लेंगे तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिलेगी। इसके अलावा आप जो है जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा। चलिए, बात करने वाले हैं IT टेंस की यूनिट 4 के अंतर्गत। हम बात करेंगे यहाँ पे AI, क्लाउड कंप्यूटिंग और IoT एंड बिग डेटा की। तो इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सब के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, साथ में उनके सॉल्यूशन को भी देखेंगे, आंसर कैसे लिखना है एग्जाम में, सारी चीज़ हम देखेंगे। इसके पहले मैंने जो है आपको यूनिट फर्स्ट से लेकर यूनिट थर्ड तक यहाँ पे डिस्कशन कर दिया हूँ, उसको आप देख सकते हैं। और देख लिए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं देखे होंगे तो उसको ज़रूर देखें ताकि आपको पिछले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और उसके बाद आपको पहले कंप्लीट वीडियो देख लेना है, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दे दूंगा सेकंड सेम की। साथ में PDF जरूर पढ़े IT टेंट की, तो उससे आपको सारे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। यहाँ तो मैं सिर्फ आपको डिस्कस करूँगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी जो है आपको सहायता करेंगे, परंतु आपको डिटेल PDF जरूर पढ़ लेना है एक बार, ताकि किसी प्रकार का कोई आपको कॉन्सेप्ट ना छूटे, तो आपको एग्ज़ाम में उसमें हेल्प मिलेगी। तो चलिए एक एक करके हम यहाँ पर सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI, जो वर्तमान में काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है, और इसके विभिन्न एप्लीकेशंस यानी कि इसके अनुप्रयोग के बारे में आपको बताना है, कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है। तो आप AI की बात करें तो आपको दिमाग में आ गया होगा चैट GPT। ठीक है, इसके अलावा आपको कोपायलट आ गया होगा, जेमिनी आ गया होगा, कुछ लोग जानते होंगे कुछ लोग नहीं। चैट GPT को हर कोई जानता होगा। तो इनका अच्छे से उपयोग कैसे करना है, मैं ऑफिस वर्क एक्सपर्ट वाला जो कोर्स है उसमें अच्छे से सिखाऊंगा, तो उसको आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। आप कहीं से भी किसी भी जगह से उसको सीख सकते हैं। ठीक है, आप मोबाइल नंबर दिया होगा उस पर मैसेज करिए, मैं उसके बारे में सारी डिटेल आपको बता दूंगा, AI कैसे मतलब उपयोग करना है अच्छे से। तो सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या है, यानी कि हम सीधे सीधे बात करें, यहाँ पे मैं दिखाऊं, जब मशीन मशीन इंसान के जैसे काम करने योग्य कैपेबल बनाई जाए, या इंसान के काम करने के ढंग को मशीन में अप्लाई किया जाए, तो उसे हम बोल देंगे AI। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, इसे हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है। एक ऐसी तकनीकी ब्रांच है जिसमें कंप्यूटर और मशीनों को मानव जैसे बौद्धिक कार्य करने की क्षमता प्रदान करने के लिए काम करती है। इसमें मनुष्य के जैसे सोचने, समझने, सीखने और समस्या सुलझाने, निर्णय लेने और अपना एक्सपीरियंस को सुधारने की क्षमता यहाँ पे डेवलप किए जा रही मशीन में। तो इसी को बोल देना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ठीक है, AI का उद्देश्य कंप्यूटर सिस्टम को ऐसे कार्य करने के लिए सक्षम बनाना जो मानव मस्तिष्क करता हो। ठीक है, इंटेलिजेंस वाला सारी चीज़ें, यानी कि यहाँ पे मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग देखने को मिल जाता है। NLP आप कैसे समझ सकते हैं, NLP मतलब आप एलेक्सा, गूगल का उपयोग करते, गूगल असिस्टेंट का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ NLP की श्रेणी में आ जाती है। तो आप इस प्रकार समझ सकते हैं। इसके कुछ एप्लीकेशन देखिए, ऑटोनोमस व्हीकल। ऑटोनोमस व्हीकल का मतलब क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक कार, यानी कि बिना ड्राइवर के कार और ड्रोन, मतलब जो है ड्रोन में इसका उपयोग किया जा रहा है, ऑटोमेटिक चल रहा है, बिना मानव के हस्तक्षेप के सड़क पर चलने और उड़ने में ये सक्षम हो जाते हैं, जिसमें आपको ये AI द्वारा संचालित सिस्टम, सेंसर और कैमरे के माध्यम से ये सारी चीज़ें मेंटेन करते हैं। उसके बाद है चैटबॉट और वर्चुअल असिस्टेंट। चैटबॉट का मतलब क्या हो जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप उदाहरण के लिए यहाँ चलें तो मैं आपको चैटबॉट दिखाता हूँ। देखिए, चैटबॉट का एग्जांपल क्या है, जैसे चैटबॉट की बात करूं मैं, तो जैसे वेबसाइट में आप जाओगे तो ऑटोमेटिक आपको चैटबॉट देखने को मिल जाता है, कि आप अपने हिसाब से देखिए उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे
आप फ्लिपकार्ट में जाओगे तो चैट बॉट आपको देखने को मिल जाता है। आप अपने क्वेश्चन डालिए, उधर से आंसर आते रहता है ऑटोमेटिक। तो ये क्या है, एआई आधारित एप्लीकेशन है। इसके बाद आप देखोगे तो हेल्थ केयर के क्षेत्र में एआई बेस्ड डायग्नोस्टिक टूल आपको देखने को मिल जाता है, जो कैंसर है, हार्ट की बीमारी है और अन्य गंभीर जो डिसीज़ है उसके डायग्नोस्टिक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर मशीन लर्निंग की बात करें डेटा एनालिसिस के लिए, तो मशीन लर्निंग के लिए यहाँ पर काफ़ी उपयोग किया जा रहा है। जैसे आप देखोगे रिकमेंडेशन सिस्टम देखने को मिल जाता है नेटफ्लिक्स और अमेजन में, स्पैम फिल्टर है, फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम है, ये सारी चीज़ें मशीन लर्निंग के अंतर्गत आ जाती है। कंटेंट एंड मार्केटिंग के लिए आप एआई का उपयोग आज की डेट में बहुत सारे जो कंटेंट क्रिएशन है, इसके अलावा देखोगे तो पर्सनलाइज एडवर्टाइजिंग, कंज्यूमर बिहेवियर प्रिडिक्शन है, ये सारी चीज़ों के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। स्मार्ट होम बनाने के लिए जैसे आईओटी का उपयोग किया जाता है, स्मार्ट डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है सेंसर के माध्यम से, जिससे सारी चीज़ें मेंटेन होती है। फाइनेंशियल सर्विस की बात करें, ऑटोमेटेड ट्रेडिंग देख सकते हैं, क्रेडिट स्कोरिंग, रिस्क एनालिसिस है, फ्रॉड डिटेक्शन, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाती है एआई के अंतर्गत। फिर उसके बाद है लैंग्वेज ट्रांसलेशन, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में आसानी से ट्रांसलेट किया जा सकता है एआई के माध्यम से। मिलिट्री एंड डिफेंस की बात करें तो इसमें भी स्मार्ट रॉकेट और ड्रोन की ज़रूरत यहाँ पर पड़ने लगी है और उपयोग किया जाने लगा है। और एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर जो है आप देख सकते हैं, एग्रीकल्चर में आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए जैसे फसल के स्वास्थ्य के लिए निगरानी और जो बारिश का पैटर्न पूर्वानुमान लगाने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए एआई का उपयोग किया जाने लगा है। तो एआई क्या है, एआई के एप्लीकेशंस हमने देखे, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। इन सारी चीज़ों को आप अपने एग्जाम में पॉइंट टू पॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एप्लीकेशंस बताया, ठीक है, तो एप्लीकेशंस को आप कैसे लिख सकते हैं, ऐसे पहले दर्शा दो डायग्राम के माध्यम से, ठीक है, इस प्रकार से, और सबको फिर एक बार मैं समझा दो एक एक करके पॉइंट डाल के, सीधे समझाने नहीं लग जा, ऐसे मैंने पहले भी समझाया हूँ आंसर कैसे लिखना उसमें, तो आप उस वीडियो को देख लेना। इसके बाद है एक्सपर्ट सिस्टम क्या है, तो एक्सपर्ट सिस्टम का मतलब क्या है भाई, एक्सपर्ट सिस्टम मतलब जिसमें बहुत सारी क्वालिटी हो। तो एआई के अंतर्गत एक एप्लीकेशन है। उदाहरण के लिए यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास में बहुत सारे पर्सन, जैसे डॉक्टर हो गया, ठीक है, डॉक्टर के अलावा एडवोकेट हो गया, इंजीनियर हो गया, या अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग विशेषज्ञ यहाँ हो गए, जिन्होंने अपना अपना ज्ञान यहाँ पे प्रदान किया, नॉलेज दिया, तो वो एक डेटाबेस में स्टोर हो गया। डेटाबेस को हमने बोल दिया नॉलेज बेस, यानी कि सभी लोगों के नॉलेज को हमने नॉलेज बेस में स्टोर कर लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर रूल इंजन होता है, रूल इंजन डिफाइन करता है कि यूज़र के इंटरफेस को किस प्रकार मैनेज करना। अब यहाँ हो गया हमारा यूज़र, अब यूज़र सर्च करना चाहता है कि मकान बनाना उसको उसको क्या चाहिए, मतलब एक प्रकार से नक्शा बनाने में हेल्प चाहिए, या उसके स्ट्रक्चर या फिर मकान बनाने में उसको हेल्प चाहिए। तो ये यूज़र है, नॉन एक्सपर्ट है, इसको ज़रूरत है गाइड की। तो यहाँ पे ये इनपुट करेगा तो यूज़र इंटरफेस है, और ये रूल इंजन में जाएगा, यहाँ से ये सर्च करेगा नॉलेज बेस में, और उसके आधार पर इसका जो एडवाइस है वो यहाँ पे उसके लैपटॉप में डिवाइस में देखने को मिल जाती है। तो एक्सपर्ट सिस्टम यही काम करता है, अलग अलग लोगों के जो डाटा है उसको स्टोर करेगा, ताकि वो बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल हो जाए। नॉलेजफुल है इसलिए तो उसका नाम एक्सपर्ट सिस्टम है। तो यहाँ पे एक प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है, जो किसी विशेष डोमेन या विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञों की तरह निर्णय लेने, प्रॉब्लम को सॉल्व करने और ज्ञान प्रदान करने की क्षमता रखता है, ठीक है। यह एक सिस्टम मानवीय विशेषज्ञ की तरह काम करता है। मान लो मानव नहीं है, तो इस एक्सपर्ट सिस्टम की ज़रूरत से हम क्या कर सकते हैं, या सहायता से बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए नॉलेज बेस होता है, इन्फेरेंस इंजन होता है, ठीक है, यूज़र इंटरफेस, ये सारे इसके घटक होते हैं। तो घटक भी आप समझा सकते हैं, जैसे कंपोनेंट्स में देखोगे तो एक एक करके आप इनको समझा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे इसके उपयोग की, तो कहाँ उपयोग किया जाता है, तो हेल्थ केयर में आप देखोगे डायग्नोसिंग डिसीज़ के लिए, मतलब रोगों के निदान के लिए इसको उपयोग किया जाता है। ट्रीटमेंट रिकमेंड के लिए, बीमारी के आधार पर ट्रीटमेंट कौन कौन से किए जाने हैं उसके लिए भी एक्सपर्ट सिस्टम काम करता है। फाइनेंस के क्षेत्र में देखोगे तो क्रेडिट स्कोर एंड लोन अप्रूवल के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी यानी निवेश की सलाह देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एग्रीकल्चर यानी खेती के क्षेत्र में देखोगे तो पेस्ट कंट्रोल मतलब कृषि में कीट नियंत्रण की ज़रूरत यहाँ पे पड़ती है, तो उसके लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। सॉइल एनालिसिस एंड क्रॉप सेलेक्शन, मतलब जो मिट्टी का परीक्षण, मिट्टी का विश्लेषण करेगा और कौन सी क्रॉप वहाँ पे बोना है उसके जलवायु के आधार पर ये सजेस्ट करेगा हमको। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो डिज़ाइन स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए एक्सपर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है।
फॉल्ट डायग्नोस के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, किसकी, एक्सपर्ट सिस्टम की। फिर टेलीकम्युनिकेशन में देखें तो नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन एंड ट्रबल शूटिंग के लिए ज़रूरत पड़ती है एक्सपर्ट सिस्टम की। लीगल एंड जुडिशल की बात करें तो यहाँ पे हमको इसके लिए जो है लीगल डिसीजन मेकिंग के लिए ज़रूरत पड़ती है। ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, जैसे रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के लिए, चयन प्रक्रिया, भर्ती, ये सारी चीज़ों के लिए इसके उपयोग करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है किसके अंतर्गत, फोर्थ यूनिट के अंतर्गत क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, इसके विभिन्न प्रकार जैसे पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड को समझाना है। और सेवाओं के आधार पर देखें तो IaaS, PaaS, SaaS इनको समझाना है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है ये पहले हम जानते हैं। यहाँ हम देखें क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो जो इंटरनेट यानी कि क्लाउड का उपयोग करके कंप्यूटर संसाधन हो, कंप्यूटर संसाधन बोले तो सर्वर हो गया, सर्वर जो सेवाएं प्रदान करता है, स्टोरेज हो गई जहाँ स्टोर किया जाता है डाटा को, डेटाबेस हो गया, नेटवर्क हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, इन सब को दूरस्थ यानी रिमोटली एक दूसरे से कनेक्ट करना, संसाधनों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना, ये सारी फैसिलिटी आ जाती है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंतर्गत। क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से आप देखेंगे तो यूज़र और अपने कंप्यूटिंग संसाधनों को बिना किसी भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर के मैनेज कर सकता है। जैसे आज की डेट में देखोगे तो गूगल ड्राइव देखने को मिल जाता है, वन ड्राइव देखने को मिल जाता है, आई क्लाउड देखने को मिल जाता है, एप्पल का जो है स्टोरेज क्लाउड कंप्यूटिंग, अमेजन का मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग के उदाहरण है जिसमें हम डेटा को सिंक कर सकते हैं रियल टाइम पे, जितनी भी डिवाइसेस उसमें एक साथ लॉगिन करके। जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग के मुख्य लाभ की अगर बात करें तो लचीलापन, स्केलेबिलिटी, कम लागत, कुल लागत में कमी और 24 घंटे उपलब्धता। जैसे हर डिवाइस को आपस में कनेक्ट कर दी है बिना वायर के और रियल टाइम पे एक्सेस करना क्या कहलाता है, क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। ये डायग्राम आप बना सकते हैं इस प्रकार का। उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग के मॉडल की अगर बात करें तो 3 तो हमने देख लिए, पब्लिक और प्राइवेट और हाइब्रिड, ठीक है। उसके अलावा भी SaaS, इसका मतलब हो जाता है ये जो हो जाता है आपका सॉफ्टवेयर आधारित हो जाता है, और ये प्लेटफॉर्म आधारित, और ये सर्वर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित हो जाता है। इसका मतलब ये पैकेज सॉफ्टवेयर, OS एंड एप्लीकेशन स्टैक, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्क है जो एंड यूज़र तक हो जाता है, एंड यूज़र के लिए काम करता है। OS एप्लीकेशन स्टैक, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्क है जिसके अंतर्गत एप्लीकेशन डेवलपर इसका यूज़ करते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको सर्वर, स्टोरेज मिल जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क आर्किटेक्चर देखने को मिल जाता है। एक एक करके थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। पहले देखते हैं पब्लिक क्लाउड का, यानी पब्लिक जो सर्विस है। तो पब्लिक क्लाउड में ऐसा क्लाउड है जिसके अंतर्गत बाहरी विक्रेता जैसे अमेजन वेब सर्विसेज, अमेजन AWS देखने को मिल जाता है, हमें माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर देखने को मिल जाता है, गूगल का क्लाउड देखने को मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है पब्लिक रूप से काम करती है। जो रिसोर्सेज होते हैं, डेटा होता है, वो सभी उपयोगकर्ताओं के लिए सार्वजनिक होते हैं। कम लागत, स्केलेबिलिटी है, ज़रूरत के आधार पर संसाधन प्राप्त हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपने ये देख लिए। प्राइवेट की बात करें तो निजी होते हैं, निजी में थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा आ जाता है परंतु पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए हो जाता है, ठीक है। तो ये प्राइवेट क्लाउड कहलाते हैं। इसके अलावा आप देखोगे हाइब्रिड, तो हाइब्रिड दोनों का मिश्रण है, पब्लिक और प्राइवेट का, जिसके अंतर्गत दोनों प्रकार से यहाँ पे चीज़ें यूज़ हो जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी, स्केलेबिलिटी और सिक्योरिटी और कंट्रोल सारी चीज़ों के साथ में ये देखने को मिल जाते हैं, ठीक। अब क्लाउड कंप्यूटिंग की सेवाएं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित मैंने बताया था वो हमने देख लिए, जैसे अमेजन EC2, गूगल कंप्यूट इंजन। इसके अलावा देखो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, वर्चुअल मशीन, ये सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित है। प्लेटफॉर्म आधारित की बात करें तो प्लेटफॉर्म में आपको गूगल ऐप इंजन, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ऐप सर्विस, ठीक है, ये सारी चीज़ हो जाती है। फिर सॉफ्टवेयर आधारित में देखें तो आपको गूगल वर्क स्पेस, गूगल वर्क स्पेस आपने देखा ही होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 और सेल्सफोर्स, ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर आधारित आ जाती है। तो ये हो जाता है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग। इसके अलावा हम देख सकते हैं यहाँ पे IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात की जा रही है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंतर्गत हम देखें इसके कुछ फंक्शंस और इसके एग्जांपल हम देखेंगे। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, यानी कि इंटरनेट का उपयोग करके जो भौतिक वस्तुएं है, भौतिक वस्तुओं का मतलब जैसे विभिन्न प्रकार के डिवाइसेस है, आपके जो वाहन यानी व्हीकल्स है, सेंसर है और अन्य मशीनों को आपस में जोड़ना और डेटा आदान प्रदान करने की सुविधा प्रदान करना। जैसे घरों की बात करें तो घर में आपके पास में फ़ैन हो सकता है, ठीक है, लाइट हो सकते हैं, इसके अलावा वॉशिंग मशीन, फ्रिज है, कूलर है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। तो वो सारी चीज़ें जो है आज की डेट में सेंसर आधारित आने लगी है और सबको हम आपस में कनेक्ट कर ले रहे हैं एक साथ और उनको मेंटेन कर ले रहे हैं रिमोट के जरिए, तो उसे हम बोल देते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। इसके अलावा ये जो है एक प्रकार से स्मार्ट डिवाइसेस अपने जो डेटा है वो आपस में डेटा को प्राप्त करके और ट्रांसमिट करते हैं, ऑटोमेट हो जाती है और डेटा ड्रिवन निर्णय यहाँ पे ले सकते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं सारी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर दिए और
मैन मतलब ऑटोमेटेड कर दिए, तो इसका मतलब हो जाएगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इस प्रकार का आप डायग्राम बना सकते हैं। इसके कुछ फंक्शन हैं। डेटा कलेक्शन की फैसिलिटी यहाँ देखने को मिल जाती है। सेंसर और डिवाइसेस के माध्यम से डेटा एकत्रित करते हैं। उदाहरण के लिए स्मार्ट थर्मोस्टेटस कमरे के तापमान को माप सकता है। स्मार्ट फिटनेस ट्रैकर उपयोगकर्ता जो यूज़र है उसकी शारीरिक गतिविधि को ट्रैक कर सकता है। आज की डेट में स्मार्ट वॉच आप देख सकते हैं। डेटा ट्रांसमिशन, जैसे ब्लूटूथ इंटरनेट के जरिए से डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस। डेटा एनालिसिस की बात करें तो प्राप्त डेटा का विश्लेषण करके उपयोगी जानकारी या निर्णय लिया जाता है। क्लाउड पर भी हो सकता है विश्लेषण। ऑटोमेशन मतलब ऑटोमेटिक जो प्रोसेसिंग है वो होते रहती है यहाँ पे। जैसे जब कोई स्मार्ट लाइट सेंसर से अंधेरा महसूस करता है तो वह अपने आप वहाँ पे ऑन हो जाता है। रियल टाइम रिस्पॉन्स, रियल टाइम रिस्पॉन्स की बात करें तो आईओटी सिस्टम रियल टाइम में निर्णय और प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स देने में यहाँ पर काम करता है। जैसे स्मार्ट सिक्योरिटी कैमरा जब किसी जो घुसपैठ है यानी कि अनऑथोराइज पर्सन उसको पहचानता है तो वो तुरंत अलार्म बजा देगा। ठीक है। इसके बाद एग्जांपल देखें तो स्मार्ट होम डिवाइसेस देखने को मिल जाती है। स्मार्ट थर्मोस्टेटस है, स्मार्ट लाइट है, स्मार्ट डोरबेल्स है। ये सारी चीज़ें, जैसे मान लो कोई आया है घर के सामने तो ऑटोमेटिक डोरबेल बज जाएगी। ठीक है, गेट खुल जाएगा ऑटोमेटिक। ये सब क्या है? आईओटी है। हेल्थ केयर में देखोगे तो स्मार्ट फिटनेस ट्रैकर देखने मिल जाता है। स्मार्ट मेडिकल डिवाइसेस है। फिर स्मार्ट व्हीकल की बात करें तो यहाँ पर सेल्फ ड्राइविंग कारें। इंश्योरेंस कंपनियों के लिए स्मार्ट कार्ड ट्रैकिंग डिवाइस देखने को मिल जाती है। स्मार्ट सिटी में आप देखोगे तो स्मार्ट ट्रैफिक लाइट है, स्मार्ट पार्किंग सिस्टम है। एग्रीकल्चर में देखोगे तो फसल की निगरानी के लिए स्मार्ट फसल निगरानी ऐप देखने को मिल जाता है। स्मार्ट सिंचाई सिस्टम देखने को मिल जाता है। तो सब क्या है? इसके एप्लीकेशंस यानी एग्जाम्पल है। तो ये आप देख सकते हैं आईओटी के अंतर्गत। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका है बिग डेटा क्या है। बिग डेटा मतलब डेटा तो हम नॉर्मली जानते हैं, पर बिग डेटा, डेटा का भी डेटा यानी कि बड़े मात्रा में डेटा का कलेक्शन हो जाता है। इसके प्रमुख उपयोग कहाँ होते हैं? तो बिग डेटा को हम सिंपल से विशाल डेटा बोल सकते हैं या जटिल डेटा बोल सकते हैं। आज की डेट में जितनी भी सोशल मीडिया है हर जगह आप देखोगे डेटा का संग्रह है। यानी यूट्यूब आप देख सकते हैं, यूट्यूब में हर दिन कितने वीडियो अपलोड होते हैं, तो वो क्या है? डेटा नहीं है, वो बिग डेटा है। बिग डेटा को 4VS से हम जो है एक प्रकार से बता सकते हैं या डिनोट कर सकते हैं। तो वॉल्यूम, वेराइटी, वॉलेसिटी और वेरासिटी, इन सभी चीज़ों के कलेक्शन को 4VS के आधार पर इसको समझा जा सकता है। तो बिग डेटा मतलब जितने भी चीज़ का डाटा, जैसे कि नेटवर्क का डाटा है, कलेक्शन, स्टोरेज, रिसर्च है, एनालिसिस है, वॉल्यूम है, क्लाउड टेक्नोलॉजी है, विजुअलाइजेशन, इन सब का डेटा अगर बोले तो वो कहलाता है बिग डेटा। अब बिग डेटा को हम समझ सकते हैं 4V से। वी पहला वॉल्यूम यानी मात्रा, बिग डेटा बहुत बड़े पैमाने पर जिसमें पेटाबाइट और एक्साबाइट। अच्छा मुझे बताइए, मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट तो पता होगी आपको 0 और 1 यानी कि बिट होती है, पर सबसे बड़ी यूनिट बताइए मेमोरी मेजरमेंट की। जैसे यहाँ पेटाबाइट एक्साबाइट बोल रहे हैं ना, तो ऐसे ही सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? तो पेटाबाइट एक्साबाइट में वॉल्यूम मतलब मात्रा में अगर डेटा कलेक्शन हो रहा तो वो वॉल्यूम कहलाता है। वैरायटी, विविधता, अलग अलग प्रकार का डेटा, जैसे स्ट्रक्चर्ड हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड हो सकता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड। इसके अलावा वॉलेसिटी यानी गति, बहुत तेज गति से डेटा लगातार उत्पन्न हो रहा है और तुरंत प्रोसेस करना होता है। ऐसे वेरासिटी यानी सत्यता, बिग डेटा का विश्वसनीयता और सही जानकारी का होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें गलत और अधूरा डेटा भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें अगर सही हैं तो उसे 4VS के नाम से जाना जाता है और 4VS को ही क्या बोला जाता है? बिग डेटा की संज्ञा दी जाती है। चलिए इसके कुछ उपयोग देखें। तो उपयोग की बात करें तो एप्लीकेशंस ऑफ बिग डेटा की बात करें तो यहाँ पे बिजनेस और मार्केटिंग में इसका उपयोग किया जाता है, हेल्थ केयर में इसका उपयोग किया जाता है, फाइनेंशियल सर्विसेज में, एग्रीकल्चर में, गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर में। इसके अलावा एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो यहाँ पे भी इसका उपयोग किया जाता है। सिक्योरिटी एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट के अंतर्गत, साइंस एंड रिसर्च के अंतर्गत इसका उपयोग किया जाता है। अब ये सारी चीज़ आप पढ़ लेना, मैं सारी जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट और उनके सॉल्यूशन, उनकी PDF आपको दे दूंगा, नीचे आप देख लेना। कमेंट बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, इसकी लिंक में दे दूंगा, या फिर आप टेलीग्राम में जाकर देख लेना। ये तो हो गया हमारी यूनिट 4 के अंतर्गत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन की बात करें हमने। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और किसी भी प्रकार का कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए।
चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं यूनिट 5 यानी कि IT टेंस के अंतर्गत यूनिट 5 है, जिसके अंतर्गत हमको देखना है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसे हम सिंपल बोल देते हैं शॉर्ट में MIS। तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पे चीज़ें देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे। उसके पहले मैं बता दूँ, इसका कंप्लीट वीडियो IT टेंट का आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसको जाकर ज़रूर देखें, उसकी कंप्लीट PDF ज़रूर पढ़ें, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए सारी चीज़ों का और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हल करने में आपको मदद मिले। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उसको हल कैसे करना है वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ, पर आपको कंप्लीट वीडियो देख लोगे और PDF पढ़ लोगे तो फुल नॉलेज यहाँ पे हो जाएगा और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने वाला है। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन MIS क्या है और यह बिजनेस में कैसे उपयोगी है। सबसे पहले बात करें MIS की, तो MIS मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इसका पूरा नाम हो जाता है। और इसके अंतर्गत हम सिंपल सी बात है, डेटा, कोई भी डेटा हो जिस पर काम करना, कोई व्यापार मान लीजिए, उसके डेटा को हमने एकत्रित करे यानी कि कलेक्ट करे, एकत्रित करे, उसके बाद उसको प्रोसेस करे और उसको हमने प्रोवाइड करे, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें मुख्य रूप से की जाती है, डेटा का कलेक्शन, डेटा का प्रोसेसिंग और डेटा का वितरण यानी एनालाइज करना जो भी, तो उसके लिए डिज़ाइन किया जाता है। MIS मुख्य रूप से इसी पे काम करता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो मैनेजर्स होते हैं उसको निर्णय लेने में सहायता प्रदान करना है। जब हमारे पास में इंफॉर्मेशन सही होगी, प्रोसेस्ड होगी, हाँ, मतलब एनालाइज की हुई होगी, तो हमको निर्णय लेने में काफ़ी आसानी रहेगी। तो डेटा को सही समय पर सही रूप में उपलब्ध कराना किसका काम हो जाता है, MIS का, जिससे जो प्रबंधक होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, मैनेजमेंट होता है, उसको रणनीतिक और ऑपरेशनल निर्णय लेने में काफ़ी सहायता मिल जाती है। इसके अलावा आप देखोगे तो आपको MIS का कार्य देखें तो संगठन के संचालन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। संगठन मतलब जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जो संस्थान है, उसके संचालन के लिए, उसकी प्रोग्रेस के लिए, ठीक है। उसके बाद उसके भविष्य की योजना बनाने के लिए MIS की मदद ली जाती है, जिसमें रॉ डेटा को स्मार्ट जानकारी में, स्मार्ट इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करने का काम किया जाता है। सिंपल सी बात, आपके पास में डेटा कैसा है, रॉ डेटा, यानी कि डाटा अव्यवस्थित हो सकता है, कच्चा डाटा, उसको प्रोसेस किया जाना और उसको कैसे बदलना, स्मार्ट इन्फॉर्मेशन में। तो जो बीच में जो सिस्टम काम कर रहा है वो हो गया आपका MIS। तो MIS मुख्य रूप से रॉ डेटा को स्मार्ट इन्फॉर्मेशन में बदलने का काम करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य डेटा का कलेक्शन, डेटा की प्रोसेसिंग और डेटा का वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए यहाँ पे देखें इसकी कुछ विशेषताएं हैं। डेटा संग्रहण, डेटा संग्रहण का मतलब डेटा का स्टोरेज, जैसे कि सेल्स है, प्रोडक्शन है, फाइनेंस है, ह्यूमन रिसोर्सेज है और अन्य जो डिपार्टमेंट है उससे डेटा का कलेक्शन यहाँ पे होता है। फिर प्रोसेसिंग यानी कि उपयोगी और समझने योग्य इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करना। फिर उसके बाद वितरण बोले तो रिपोर्ट, डैशबोर्ड और ग्राफ के आधार पर इनको वितरण किया जाएगा, ताकि जो प्रबंधक है उनके लिए उपयोगी हो सके। और निर्णय लेने में ये सहायता करता है। मानव संसाधन मतलब जिस प्रकार से जो रिसोर्सेस है उनको आवंटित करना, बजट मैनेजमेंट है, कार्यक्षमता में सुधार, ये सारे काम करता है। अनुकूलन और निगरानी यानी कि MIS जो है संगठन के प्रदर्शन को ट्रैक करता है, आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कदम उठाने के लिए डेटा प्रदान करता है। ये बिजनेस में MIS का उपयोग कैसे किया जाता है, तो ये निर्णय लेने में सहायता करता है, इसके बारे में आप बता सकते हैं। उसके बाद आप देखोगे तो ये संसाधनों का प्रबंधन करता है, जो परफॉर्मेंस है या जो भी आपका एक प्रकार से डिस्प्ले हो रहा है रिपोर्ट, उसकी ट्रैकिंग करता है। वित्तीय विश्लेषण और रिपोर्टिंग के लिए काम करता है, योजना और पूर्वानुमान के लिए काम करता है, संचालन की दक्षता में सुधार करता है। इसके अलावा आप देखोगे तो आपको जो है ग्राहक सेवा सुधार देखने को मिल जाता है, मार्केटिंग और बिक्री में ये सहायता करता है। तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिल जाती है MIS के जो बिजनेस है उसमें उपयोग। इसके अलावा इसके कुछ प्रकार होते हैं, तो प्रकार हम इस डायग्राम से समझते हैं। सबसे ऊपर देखोगे तो आपको डिसीजन सपोर्ट सिस्टम देखने को मिल जाता है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के बाद यानी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हो जाता है। उसके बाद जो निर्णय है वो कहाँ आएगा, MIS में। टेक्टिकल जो आपका मैनेजमेंट है जिसे MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बोल देते हैं। फिर सबसे नीचे वाला जो चीज़ें होती है, जो डिपार्ट होता है, वो कहलाता है ऑपरेशनल मैनेजमेंट, जिसमें ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। तो ये कहलाते हैं आपके 3 लेवल, जिसमें आपको ये देखिए डिसीजन स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर्ड हो जाता है, फिर सेमी स्ट्रक्चर्ड है और ये स्ट्रक्चर्ड हो जाता है। तो इस डायग्राम को आप बना दीजिए एग्जाम में, ताकि आपको नंबर अच्छे से मिल सके। तो पहला है आपका निचले लेवल से चलते TPS ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, यानी कि सेल्स है, परचेस है या जो सैलरी है इनकी प्रोसेस करती है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में एक सिस्टम है जो एनालिटिकल जो टूल्स होते हैं उनको प्रदान करती है, यानी विश्लेषणात्मक उपकरण प्रदान करती है, जो प्रबंधकों को निर्णय लेने में सहायता करती है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, यह उच्च स्तर के प्रबंधकों के लिए डिज़ाइन किया जाता है। नॉलेज मैनेजमेंट यानी कि KMS,
यह प्रणाली ज्ञान का संग्रह यानी नॉलेज का स्टोरेज और उसको प्रसार करती है। कस्टमर रिलेशनशिप CRM आज की डेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। यह प्रणाली ग्राहक संबंधों का प्रबंधन करती है। तो इनके बारे में आप समझ ही दीजिए, डायग्राम बना दीजिए, तो आपको नंबर अच्छे मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं HDLC की, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, और इसके विभिन्न फेजेस को बताइए। सबसे पहले बात कर लेते हैं HDLC है क्या। चलिए हम यहाँ पे HDLC के बारे में समझते हैं। ये देखिए आपको एक डायग्राम दिख रहा है। ये डायग्राम में आप देखोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे डायग्राम। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे प्लानिंग की। मतलब आप देखोगे तो प्लानिंग के अंतर्गत आपको क्या देखने को मिलेगा, नॉर्मली आप देखोगे तो प्लानिंग में आपको देखने मिलेगा कि क्या करना है, क्या करना है, सारी चीज़ें यहाँ पे कैसे करना, सब चीज़ें यहाँ डिफाइन कर ली जाती है। दूसरा स्टेप हो जाता है रिक्वायरमेंट। जो भी चीज़ आप कर रहे हो उसके लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें हमको यहाँ पे चाहिए, डेटा की चाहिए, प्लान मतलब जो भी संसाधन रिसोर्सेज। उसके अलावा आपको डिज़ाइन करना है, डिज़ाइन और प्रोटोटाइप मॉडल तैयार करना है। उसके बाद चौथे नंबर पे आपको डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, अगर आपका सिस्टम है उसके हिसाब से। फिर बन गया है तो उसकी टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, टेस्ट करके देखना पड़ेगा, और उसको फाइनली जो है सेटअप करना पड़ेगा। सेटअप करने को बोल देते हैं डिप्लॉयमेंट करना। फिर बाद में जो कंटिन्यू चलता है वो ऑपरेट होना और मेंटेनेंस, समय समय पर कोई दिक्कत आती है तो उसको मेंटेन करना। इसके विभिन्न प्रकार होते हैं, तो मैं आपको प्रकार भी दिखा देता हूँ। स्पायरल मॉडल होता है, वाटरफॉल मॉडल होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप देखोगे तो ये देखिए आपको वाटरफॉल मॉडल देखने को मिलेगा, जिसमें आपको प्लानिंग के बाद रिक्वायरमेंट देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ देखोगे प्लानिंग के बाद क्या मिल जाएगी, रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट के बाद डिज़ाइन मिल जाएगा, डेवलपमेंट मिल जाएगा, टेस्टिंग मिल जाएगी, उसके बाद डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस। तो ये वाटरफॉल मॉडल हो जाता है। इसके अलावा आप देखोगे तो आपको स्पायरल मॉडल भी देखने को मिलेगा। देखिए स्पायरल मॉडल के अंतर्गत पूरा चक्र हो जाता है। तो एक सिंपल हम समझ सकते हैं, सिंपल क्या कि भाई जो सिस्टम होता है, सिस्टम की प्लानिंग यानी कि नए सिस्टम, जब हम सिस्टम तैयार करते हैं तो नए सिस्टम की प्लानिंग से लेकर मेंटेनेंस तक की जितनी भी प्रोसेस या जितने भी स्टेप्स आ जाती है, उन सब के स्टेप्स के कलेक्शन को हम बोल देते हैं HDLC, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसके विभिन्न चरण हमने देख लिए, सात, लगभग 6-7 होते हैं। तो हम सीधे बोल सकते हैं एक है स्ट्रक्चर्ड प्रक्रिया है, स्ट्रक्चर प्रोसेस है, जिसका उपयोग सॉफ्टवेयर और सूचना प्रणाली के निर्माण के लिए किया जाता है। यानी कि योजना बनाना, डिज़ाइन करना, निर्माण करना, उसकी टेस्टिंग करना और मेंटेनेंस करना, ये सारी प्रोसेस किसके अंतर्गत आ जाती है, HDLC के अंतर्गत आ जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, सॉफ्टवेयर के विकास को व्यवस्थित करना, नियंत्रित करना और उच्च गुणवत्ता और समय पर पूरा हो सके। तो यहाँ देखिए आपको क्या क्या मिल जाता है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस। तो जो भी आपको ज़रूरत, जैसे कि मान लो उदाहरण के लिए उपयोगकर्ता और ग्राहक से आवश्यकता पड़ सकती है, आपको क्या क्या ज़रूरत है, सारी चीज़ डाटा एकत्रित करना। सॉफ्टवेयर के कार्यात्मक और गैर कार्यात्मक जो आवश्यकता उसका विश्लेषण किया जाना, डॉक्यूमेंट तैयार करना, सिस्टम स्पेसिफिकेशन क्या है, ये भी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। दूसरा हो जाता है सिस्टम का डिज़ाइन करना, मतलब रिक्वायरमेंट गैदरिंग एनालिसिस, ये सारी चीज़ हो जाती है प्लानिंग के बाद। उसके बाद आपको देखने मिल जाता है सिस्टम डिज़ाइन। तो एक हाई लेवल डिज़ाइन हो जाता है और एक हो जाता है आपका लो लेवल डिज़ाइन, दो चीज़ें यहाँ देखने को मिल जाती है। फिर आपका सिस्टम में कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन, जैसे कि अगर सिस्टम डेवलप कर रहे हैं तो आप कोई भी प्रोग्रामिंग का उपयोग करोगे, जैसे जावा, C++, पाइथन का। इसके दौरान कोडिंग करोगे, कोडिंग के मॉड्यूल तैयार करोगे, घटक। उसके बाद सारी चीज़ें करने के बाद टेस्टिंग करोगे, टेस्टिंग मतलब परीक्षण करना, जिसके अंतर्गत आपको यूनिट टेस्टिंग मिल जाती है, अलग अलग मॉड्यूल की टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग यानी सब मॉड्यूल को एक साथ जोड़कर। सिस्टम टेस्टिंग बोले पूरे सिस्टम की एक साथ टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग मतलब आवश्यकता अनुसार जो है अंतिम स्वीकृति यहाँ प्रदान की जाती है। तो ये हो जाती है टेस्टिंग। इसके अलावा डिप्लॉयमेंट की बात करते हैं। डिप्लॉयमेंट यानी कि जब परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है तो सॉफ्टवेयर को वास्तविक उपयोगकर्ता के लिए तैयार किया जाता है, यानी कि उसके जगह पर सिस्टम तैयार रखने की ज़रूरत पड़ती है। तो जब रखते हैं तो उस समय भी हमको एरर देखने को मिल जाती है कोई, तो यहाँ पे इसके लिए डीबगिंग किया जाता है। क्या किया जाता है, डीबगिंग किया जाता है। डीबगिंग मतलब एरर को हटाने की प्रोसेस। उसके बाद लास्ट में मेंटेनेंस और ऑपरेशन चलते रहता है। सुधार अपडेट, ये तो ज़िंदगी भर है, बग फिक्सिंग है, अपडेट सुधार है, सुरक्षा अपडेट है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है मेंटेनेंस के अंतर्गत। तो ये सभी स्टेप्स किसके अंतर्गत आ जाती है, HDLC। तो HDLC का ये डायग्राम जो मैंने दिखाया हूँ, आप कोई भी एक डायग्राम बना सकते हैं, ये वाला डायग्राम बना सकते हैं या फिर जो मैंने दूसरा दिखाया वो वाला। तो ये डायग्राम आप बना दोगे और उसके बाद एक एक करके समझा दोगे तो आंसर आपका ज़्यादा अच्छा लगेगा। नेक्स्ट आप देखोगे इसी में तो आपको कुछ मॉडल्स देखने को मिल जाते हैं HDLC के, जैसे मैंने दिखाया वाटरफॉल मॉडल जो स्टेप बाय स्टेप नीचे गिरते रहता है। वी मॉडल देखने को मिल जाता है, इंक्रीमेंटल मॉडल देखने को मिल जाता है, स्पायरल मॉडल है, एगिल मॉडल है। तो इनको आप थोड़ा थोड़ा समझा सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस क्या है, इसकी टूल्स को समझाइए। सबसे पहली बात तो हो जाती है डेटा एनालिसिस क्या है, तो डेटा का स्टोरेज करना, उसका ऑर्गेनाइज करना, उसको विश्लेषण करना, ये सारी चीज़ें कहलाती है डेटा एनालिसिस के अंतर्गत। और इसके लिए जिन टूल्स की आवश्यकता हो जाती है वो कहलाते हैं डेटा एनालिसिस के टूल्स। ठीक है, कौन कौन से हैं, जैसे डिसीजन टेबल है। ठीक है, डिसीजन टेबल के अलावा डिसीजन आपका ट्री हो सकता है और डेटा डिक्शनरी हो सकता है। ठीक, तो ये कहलाते हैं आपके, एक फ्लो चार्ट भी हो जाता है, डीएफडी जिसे बोल देते हैं, डिसीजन एक प्रकार से डेटा फ्लो डायग्राम। इसके अलावा देखिए यहाँ पे डिसीजन टेबल की बात करें तो डिसीजन टेबल एक निर्णय, मतलब निर्णय टेबल है, एक प्रकार का टेबल होता है जिसका उपयोग निर्णय लेने के लिए विभिन्न विकल्पों और जो शर्त होती है, कंडीशंस होती है, उसको व्यवस्थित करके प्रस्तुत किया जाता है और विशेष रूप से निर्णय प्रक्रिया को सरल और स्पष्ट बनाने के लिए मदद करता है। जैसे एक होता है इसमें कंडीशन, जैसे R1 R2 R3, और एक होता है एक्शन जिसमें T1 T, देखिए टी इस प्रकार से यहाँ देखने को मिल जाता है। तो देखिए कंडीशन के अंतर्गत विड्रॉल, जो जो भी कंडीशन है वो हमने लगा दिए, क्रेडिट ग्रांटेड कर दिए, और एक्शन के अंतर्गत उन एक्शन को एग्जीक्यूट कर दिए। तो जो कंडीशन होती है वो शर्तें होती है जिनके आधार पर निर्णय लिया जाना है। उदाहरण के लिए कर्मचारी की उपस्थिति, कार्य का दबाव यहाँ देखने को मिल जाता है। इसके अलावा एक्शन मतलब वह प्रक्रिया जो किसी विशिष्ट इनपुट के आधार पर की जानी होती है, जैसे कि अवकाश की स्वीकृति, अवकाश स्वीकृत अस्वीकृत करें, ये सारी चीज़ें, कॉम्बिनेशन दोनों का, तो उन सभी शर्तों का संयोजन जिनके आधार पर निर्णय लिया जाता है। और निर्णय के लिए जो टेबल है उसमें प्रत्येक संयोजन के लिए निर्णय लिखा हुआ होता है। तो ये इस प्रकार से बना के आप इसको लिख दीजिए ताकि आपको समझ में आ सके। तो इसके अलावा जो है डिसीजन टेबल देखते हैं, दूसरा एनालिटिकल टूल जो एनालिसिस के लिए उपयोग किया जाता है। तो डिसीजन ट्री को निर्णय वृक्ष भी बोल सकते हैं, मतलब एक प्रकार से जो पेड़ होता है वो। तो एक ग्राफिक्स टूल होता है जो कि निर्णय लेने की प्रक्रिया को दृश्य रूप से यानी कि ग्राफिक्स रूप से प्रस्तुत करता है, और इसमें इंटरनल नोड टेस्ट को दर्शाता है, और एक ब्रांच होती है। तो देखिए यहाँ मेन ब्रांच हम देख सकते हैं, मेन ब्रांच में ट्रू है तो इधर जाएगा, फॉल्स है तो इधर जाएगा। अगर यही चीज़ हम थ्योरी में लिखते रहे तो हमारा दिमाग खराब हो जाएगा, पर हमने कैसे दर्शाया, डायग्राम के तौर पर, ट्री के तौर पर। तो ट्रू है तो लेस एग, और उसके बाद इसमें भी ट्रू है तो वर्ड, और इसमें फॉल्स है तो मैमल। और यहाँ देखिए एबल टू फ्लाई, हैज़ फेदर्स, यहाँ देख सकते हैं ट्रू है तो वर्ड और नहीं है तो मैमल्स। इस प्रकार से हम निर्णय लेने के लिए डिसीजन ट्री का आसानी से उपयोग कर सकते हैं। तो इसके जो विभिन्न चीज़ है, संरचना, स्ट्रक्चर, रूट नोड होता है, इंटरनल नोड होता है, ब्रांचेस होती है, लेवल होती है, इनको आप लीव्स होती है, इनको समझा सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से ये भी दिया है, हालांकि डायग्राम के थ्रू बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डेटा डिक्शनरी, तो डिक्शनरी मतलब नॉर्मली हमारे लिए डाटा, पर डिक्शनरी का भी डाटा होता है, उसे हम डेटा डिक्शनरी बोल देते हैं। जैसे कि यहाँ आप देखोगे तो उदाहरण के लिए यहाँ देखिए आपको डेटा डिक्शनरी देखने को मिल जाएगी। ये डेटा है हमारे लिए जिसमें एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है, सारी चीज़ें दी हुई है, पर इसका भी अपना एक डेटा है। तो उस डेटा को देखिए यहाँ पे हमने क्या दर्शाया है, स्ट्रक्चर है यहाँ पे। तो स्ट्रक्चर जो होता है आपका वो क्या कहलाता है, डेटा डिक्शनरी। डेटा का डेटा मतलब डेटा डिक्शनरी कहलाता है। तो इसको आप समझा सकते हैं, इसके कुछ संरचना है, जैसे कि उदाहरण के लिए हम देखें, डेटा के एलिमेंट होते हैं, डेटा के टाइप्स होते हैं, डेटा की लेंथ होती है, कांस्टेंट होते हैं, पॉसिबल वैल्यूज़ होती है, रेफरेंसेस होते हैं। तो ये कुछ संरचना है इसकी जो आप समझा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे भी आपको एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिलेगा, एमआईएस और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। जो हमने एमआईएस के अंतर्गत कंपोनेंट से देखे थे, ठीक है, टाइप से देखे थे, वो हमको देखने को मिल जाता है, दो में अंतर। तो एमआईएस मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, और डीएसएस मतलब डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। दोनों ही एक सूचना प्रणाली है जिनका उद्देश्य संगठन में बेहतर निर्णय लेना, सहायता करना, लेकिन इन दोनों के कार्य और उद्देश्य में कुछ प्रमुख अंतर होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखें तो एमआईएस की बात करें तो एमआईएस जो है सूचना को एकत्रित करता है, प्रोसेस करता है और उसको प्रदर्शित करता है। तो ये चीज़ हमको देखने को मिल जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रबंधकों के लिए योजना बनाना, समन्वय करना, निर्णय कार्यों में मदद करना, कंपनी के विभिन्न विभागों से नियमित जानकारी प्रदान करना, और डेली यूज़ के लिए जो कार्य है, डेली के लिए जो कार्य है उसके लिए निर्णय लेने में मदद करना। सामान्य रिपोर्ट यहाँ तैयार हो जाती है, निर्धारित डेटा, संचालनात्मक जानकारी और कायमी अनुकूलन प्रक्रिया यहाँ देखने को मिल जाती है। जैसे उदाहरण के लिए मासिक बिक्री रिपोर्ट है, प्रोडक्शन की रिपोर्ट है, फाइनेंशियल बजट रिपोर्ट है, ये सारी चीज़ें मेंटेन की जाती है एमआईएस के द्वारा। पर हम डीएसएस की बात करें तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या कहलाता है, एक प्रकार की सूचना प्रणाली जो विशेष रूप से कॉम्प्लेक्स और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा और निर्णय निर्माण प्रक्रिया में सहायता प्रदान करती है। डीएसएस विशेष रूप से
उच्च लेवल के निर्णय और विश्लेषण के लिए विकसित किया जाता है, जैसे कि रणनीतिक योजना बनाना, वित्तीय निवेश, उसके अलावा भविष्यवाणी निर्णय, ये सारी चीज़ें यहाँ पे की जाती है। ठीक, तो इसके बारे में आप देख सकते हैं विशेषताएं। सांकेतिक और विश्लेषणात्मक जो डेटा है उसके लिए काम करता है। अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन लेने के लिए, परिणाम आधारित निर्णय लेने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बारे में आप दोनों में आप जो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य नियमित और संरचित जानकारी प्रदान करना, और ये जो है एक प्रकार से जटिल और अनस्ट्रक्चर्ड जानकारी को विश्लेषण के लिए काम करता है। प्रकार की जानकारी बोले तो नियमित और संरचित जानकारी यहाँ अनुकूलित और संभावनाएं और भविष्यवाणियों के आधार पर काम करता है। यूजर्स की बात करें दैनिक प्रबंधन और संचालन के लिए, और ये उच्च लेवल के प्रबंधक और रणनीतिक निर्णय लेने के लिए यहाँ पे होते हैं। डेटा विश्लेषण की बात करें तो सरल और निर्धारित डेटा होता है, और ये जटिल अनस्ट्रक्चर और जो विस्तृत यानी कि बड़े स्तर पर जो विश्लेषण होता है उसके लिए काम करता है। स्मार्ट निर्णय आमतौर पर सरल दिन प्रतिदिन के निर्णय होते हैं, यहाँ जटिल और असंरचित समस्याओं के लिए निर्णय होते हैं। फिर प्रतिक्रिया समय की बात करें, त्वरित और नियमित जानकारी, ये विश्लेषण और भविष्यवाणी में अधिक समय लगता है यहाँ पे, तो ये डिफरेंशिएट वाला टेबल भी बता सकते हैं और थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये हो जाते हैं हमारे MIS से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनके साथ में हमने सॉल्यूशन देखे। तो यहाँ हो जाते हैं हमारे यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ में उनके सॉल्यूशन। इसका कंप्लीट वीडियो आप देख लीजिए और उसकी PDF पढ़ लीजिए। वीडियो में कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।